आज का जो सेशन है बहुत ही शानदार है, बहुत ही खास है और इस सेशन को बहुत ही अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है क्योंकि फॉलोअप जो है ना वो एक्चुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। फॉलोअप तब तक बढ़िया नहीं हो सकता जब तक हम बढ़िया नहीं हैं। इसलिए आज का जो सेशन है पूरे नेटवर्क मार्केटिंग में इंडिया के अंदर में, पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग में जितनी भी फॉलोअप्स की ट्रेनिंग्स चलती हैं वो सारी ट्रेनिंग्स को आप देखना। YouTube पे भी बहुत सारे फॉलोअप से रिगार्डिंग हजारों वीडियोस पड़ी हुई हैं, लेकिन जो एक्चुअल में फॉलोअप करते वक्त आपका एटीट्यूड होना चाहिए, इसके बारे में किसी भी ट्रेनिंग के अंदर मिलता नहीं है जानकारी। आज का जो सेशन होने वाला है ना बहुत ही डिफरेंट है और पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस, कई सारे लीडर्स से जब बात हुई, उनकी बातें सुनी, आज से ही नहीं पिछले कई सालों से, तो सारी चीजों का जो निचोड़ निकल कर आया ना वो है ये आज का सेशन। शुरुआत, जब ये सेशन लॉन्च हो रहा था और पहली बार इसका नाम अनाउंस हुआ कि भाई शुरुआत सेशन है, शुरुआत सेशन का नाम होगा शुरुआत, तो बहुत सारे लोगों का सवाल आया सर शुरुआत क्यों, तो शुरुआत कैसे नाम पड़ा इसका, इस सेशन का नाम शुरुआत कैसे हो गया। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अबाउट क्लोजिंग अ सेल। ठीक है, सेल तो हम सेल्स की लाइन में जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं भी करती है, सेल्स की लाइन में जितनी भी कंपनीज हैं सब क्लोजिंग के ऊपर बात करते हैं। बट क्लोजिंग तो एंड में होती है ना, प्रोसेस का जो एंड पार्ट है वो है क्लोजिंग, लेकिन प्रोसेस शुरुआत कहां से होती है ये समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो फॉलोअप की प्रोसेस की जो शुरुआत है अगर वो आपकी दमदार नहीं है, अगर वहां पर लापरवाही करी गई है तो एंड रिजल्ट कभी भी आपके मन मुताबिक नहीं होगा, कभी हो ही नहीं सकता। इसलिए जरूरी है कि हमारी शुरुआत दमदार हो। और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में जो फॉलोअप है, फॉलोअप की जो शुरुआत है ना, फॉलोअप तब शुरू नहीं होता जब आप अपने क्लाइंट के सामने बैठते हैं, फॉलोअप तब शुरू नहीं होता है, फॉलोअप उससे बहुत पहले शुरू हो चुका होता है। फॉलोअप शुरू हो जाता है जैसे ही आप मॉर्निंग में उठे, आपकी आंख खुली, वहां से फॉलोअप शुरू। अब इस चीज को समझना ये थोड़ा सा समझने वाली बात है और इसको समझना ये हर किसी की समझ में आता नहीं है। एक तो इसको समझना जरूरी है पहली बात, दूसरा इतनी डेप्थ में आपको जानकारी किसी भी सेशन के अंदर में मिलेगी नहीं। किसी भी आप फॉलोअप का ऑल ओवर इंडिया के अंदर कोई भी आप कोर्स उठा लो, चाहे वो पेड कोर्स हो, चाहे वो 10,000 का कोर्स हो, 15,000 का कोर्स हो, 20,000 का कोर्स हो, चाहे वो किसी बहुत बड़े टॉप लीडर के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा कोर्स हो, इतनी डेप्थ में कोई जाएगा नहीं। फॉलोअप में सबसे मेन कौन है, सबसे मेन कौन है, सबसे मेन कौन है फॉलोअप के अंदर? आपका प्रोस्पेक्ट। फॉलोअप में सबसे मेन कौन है? आपका प्रोस्पेक्ट? जी नहीं, फॉलोअप में सबसे मेन है आप। मानते हैं इस बात को? जल्दी से बताइए मुझे, क्या आप मानते हैं इस बात को कि फॉलोअप में सबसे इंपॉर्टेंट आप हैं? अगर हम सही नहीं होंगे तो फॉलोअप कैसे सही होगा? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। किसी भी फॉलोअप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आप। अगर आप सही हैं तो 1 क्या, 10 क्या, 100 क्या, आप जिंदगी भर जितने भी फॉलोअप करोगे हर बार आपको सफलता हाथ मिलेगी अगर आप सही हैं तो। क्लाइंट कोई भी बैठा हो आपके सामने, प्रोस्पेक्ट कोई भी बैठा हो आपके सामने, फर्क नहीं पड़ता है, आपका सही होना जरूरी है। अगर आप सही हैं तो आपका फॉलोअप दमदार होगा और आपको हमेशा सफलता मिलेगी और आप सफलता के ऊंचे से ऊंचे पायदान को छूते चले जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है?
बिजनेस की लाइफ की प्रॉब्लम क्या है? बिजनेस की और लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने हमेशा दूसरों का फॉलोअप करने के बारे में सीखा, समझा, जानकारी ली, लेकिन कभी हमने अपना फॉलोअप किया क्या? हाँ, अगर फॉलोअप की प्रोसेस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मैं खुद हूं, तो सबसे पहला फॉलोअप किसका होना चाहिए? मेरा खुद का होना चाहिए ना, या सामने वाले का होना चाहिए? बस यही फर्क है। आज से पहले आपने जितने भी ट्रेनिंग कोर्सेज अटेंड करे उनमें, जितने भी ट्रेनिंग सेशंस आपने अटेंड करे उनमें, और आज जो आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने जा रहे हैं उसमें, क्योंकि ये जो सेशन है ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से चलने वाला है। बहुत सारी टिप्स, बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारे फॉलोअप के टूल्स आपको इस सेशन के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। पिछली बार जब ये सेशन हुआ था, मई में हुआ था, मई के शुरुआती जो डेज है उसमें हुआ था, 8 या 9 मई को शायद ये स्टार्ट हुआ था और 4 दिन चला था। 4 सेशंस हुए थे इसमें लास्ट, पिछली बार जब हुआ था। बीच में जून में ये रिपीट नहीं हुआ, अब जुलाई एंड आ गया है, तो जुलाई एंड में अब ये रिपीट हुआ है। बीच में थोड़ा गैप है, ठीक है, लेकिन अब जो इसमें सेशन होंगे अब की बार 5 होंगे। पिछली बार जब वो क्लोज हुआ था तब हमने बताया था कि अगली बार 5 होंगे, तो इस बार इसमें 5 क्लासेस चलने वाली हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे का ये सेशन होगा, और इस पूरे सेशन के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, अगर किसी इंसान के ऊपर अगर सबसे ज्यादा बात होने वाली है तो वो है आप पे, आपके ऊपर। क्योंकि अगर आप सही हैं तो सब सही है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो मैं दिनेश जोशी एक बार फिर से आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का शुरुआत सेशन में, ट्रेनिंग में, डे 1 में आप सभी महत्वाकांक्षी लीडर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्दी से आ जाइए, और आपके साथ के कोई पर्सन यदि अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उन्हें जल्दी से कनेक्ट होने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। और आने वाले 5 दिन, आने वाले जो 4 दिन है, आज के दिन को मिला के 5 दिन, ये रोज रात को 2 घंटे का लगभग ये सेशन होगा, यानी कि लगभग 10 घंटे का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये 10 घंटे के ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके जीवन का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। अगर जो यहाँ बताया जा रहा है, अगर आपने वो सारी बातों को फॉलो कर लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग तो 5 के 5 सेशन अटेंड भी नहीं कर पाएंगे। अमीर सबको बनना है, सक्सेस सबको होना है, लेकिन सबके सब लोग अगले 5 सेशन अटेंड कर भी नहीं पाएंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं, लोग अपना काम कर रहे हैं, है ना। तो मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोगों से, कि आप ये सारे के सारे सेशंस जरूर अटेंड कीजिएगा, पहली बात तो। दूसरी बात, अगर आपने ये सारे सेशंस में जो भी जानकारी दी जा रही है, अगर उसे अपने जीवन में उतार लिया, तो मैं गारंटी देता हूं कि जहां पर भी आप रहते हैं, हिंदुस्तान के जिस भी कोने में आप रहते हैं, 100 किलोमीटर के रेडियस में आपसे बढ़िया फॉलोअप किसी और का नहीं होगा। ये मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं, ठीक है। मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि अगर ये आपने 5 के 5 सेशंस पूरी तरीके से अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिए, अपने जीवन में उतार लिए, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आपका कन्वर्जन रेट 80% से ऊपर होगा। कितना? आपका कन्वर्जन रेट 80% से ऊपर होगा। तो अगर आपको अपने कन्वर्जन रेट को 80% से ऊपर रखना है, तो आपके सामने यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दोस्तों लिखे गए हैं, इन्हें फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, सिट ऑन चेयर व्हाइल अटेंडिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लेट कर या घूमते फिरते टहलते हुए बिल्कुल अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है। डिसिप्लिन तोड़ने वाला व्यक्ति कभी सक्सेस नहीं होता। तो आपने क्या करना है, पर्टिकुलर एक चेयर पे बैठकर प्रॉपर तरीके से, जैसे आप किसी सेमिनार में, किसी आप अलग जो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशंस आप अटेंड करते हैं, वहां पर जैसे आप प्रॉपर चेयर में बैठ के ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, वैसे ही आपने ये ट्रेनिंग अटेंड करनी है, क्योंकि आपकी ईमानदारी को आप खुद देख रहे हैं और ऊपर वाला देख रहा है, मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट अटेंड एनी फोन कॉल्स ड्यूरिंग दिस सेशन। मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब भी ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम चलाते हैं ना, तो मेरा फोन जो है वो फ्लाइट मोड पे रहता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको? मेरा फोन फ्लाइट मोड पे लगा हुआ दिखाई दे रहा है ना आपको? मेरा फोन फ्लाइट मोड पे रहता है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोगों का फोन भी
इस दौरान आपने कोई भी फोन कॉल पिक नहीं करने हैं, ठीक है। जितना सीरियस हम हैं इस ट्रेनिंग को आप तक डिलीवर करने के लिए, उतनी ही सीरियसनेस अगर आप दिखा पाए तभी इस ट्रेनिंग सेशन का आपको एक्चुअल में बेनिफिट होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, यूज हेडफोन्स फॉर बेटर इन्वॉल्वमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। बेहतरीन से बेहतरीन अगर आप चाहते हैं कि आपकी इन्वॉल्वमेंट इस सेशन के अंदर बनी रहे और आप इस सेशन को पूरी अच्छे तरीके से कैच कर पाए, तो उसके लिए हेडफोन्स का, ईयरफोन्स का इस्तेमाल जरूर करें, ठीक है। जिनके पास ईयरफोन्स नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक डाला हुआ है, आप चाहे तो उस लिंक पे क्लिक करके ईयरफोन परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऑफलाइन मार्केट से जाकर भी परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा टेक अ डायरी एंड अ पेन विद यू टू राइट डाउन ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी, डायरी और पेन लें और आराम से इत्मीनान से पॉइंट बाय पॉइंट इस सेशन को अटेंड करें और सारी चीजें आप नोट करें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम को शुरू करते हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम है शुरुआत। फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग सेशन है ये, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, क्योंकि अगर आपकी बिगिनर्स लेवल के जितने भी लीडर्स हैं, अगर वो आपने इस सेशन के अंदर में, उन लोगों को अगर आपने इस सेशन में बैठाया हुआ है तो आप सही दिशा में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो अच्छे संस्कार है ना वो बचपन से भरे जाते हैं, अच्छे संस्कार बचपन से भरे जाते हैं। तो अच्छे संस्कार अगर आपने बचपन से भरने शुरू कर दिए अपनी टीम के अंदर में, शुरुआत से ही अगर आपने, जो व्यक्ति नया ज्वाइन हुआ है वहीं से आपने अच्छे संस्कार भरने शुरू कर दिए, तो आगे चल के आपको धोखा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हालांकि ये सेशन सबके लिए है, ठीक है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि शुरुआत, जो कि बिगिनर्स को समझ में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी उनको आज भले समझ में ना आए, लेकिन उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बातें डालना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जब धीरे धीरे उनको समझ में आएगा तो अपने आप ही इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप सारे लोगों को, अपने साथ के जितने भी लोग हैं, आप उनको यहाँ पर कनेक्ट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो आज के ट्रेनिंग को शुरुआत करते हैं। ये है की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल फॉलोअप। जो सक्सेसफुल फॉलोअप होता है उसके की एलिमेंट्स क्या होते हैं, यहां पर दिया गया है। ये जो पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सोच, समझ, सामग्री और सीक्वेंस। हम 4 चीजों के ऊपर इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। सोच सही करने के ऊपर हम काम करेंगे, क्योंकि जब तक आपकी सोच सही नहीं होगी, जब तक आपकी थिंकिंग सही नहीं होगी, तब तक आप मार्केट के अंदर में एक इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे और आप लोगों को अपने साथ में कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप अपने आप को चुंबक नहीं बना पाएंगे जब तक आपकी सोच सही नहीं होगी। जो सही सोच वाला इंसान होता है ना, लोग उसके साथ में ऑटोमेटिकली कनेक्ट होते चले जाते हैं। हर व्यक्ति उसके साथ में आना चाहता है, सही लोगों के साथ, ईमानदार लोगों के साथ, सही सोच वाले लोगों के साथ ही लोग जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी पॉइंट है, सोच, सही सोच विकसित करना, पहली बात। दूसरी बात, सही समझ यानी कि अंडरस्टैंडिंग। आपको अपने अंदर में एक समझ विकसित करनी होगी कि सामने वाला चाहता क्या है, ठीक है। ये समझ विकसित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके ऊपर भी बात होगी, हालांकि समझ के टॉपिक को हम आज कवर नहीं करेंगे, ये आने वाले सेशंस में कवर होगा, ठीक है। लेकिन ये समझ हमको विकसित करनी पड़ेगी अपने कस्टमर्स के बारे में, क्लाइंट्स के बारे में, अपने प्रोस्पेक्ट्स के बारे में। हमारे अंदर जितनी समझ अच्छी होगी, जितनी ज्यादा हम समझदारी से काम करेंगे, उतना ही हमारा फॉलोअप और ज्यादा दमदार होता चला जाएगा। इसके अलावा फिर आता है सामग्री यानी कि टूल्स। बहुत सारे टूल्स आपको यहाँ पर से प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन टूल्स का जब आप मार्केट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको फॉलोअप में लोगों के डाउट्स क्लियर करने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब इस सेशन के दौरान आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सीक्वेंस, ठीक है। सीक्वेंस, फॉलोअप क्या होता है ना, फॉलोअप एक सीक्वेंस में किया जाता है, फॉलोअप को एक सीक्वेंस में किया जाता है, ठीक है। तो आपको सही सीक्वेंस पता होना जरूरी है, और उस सीक्वेंस को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका फॉलोअप बहुत ही ज्यादा दमदार हो जाएगा। अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे तो मेहनत तो आप करेंगे,
ठीक है, जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, मेहनत तो वो भी कर रहा है ना, लेकिन उसको अपेक्षित परिणाम हासिल करने में दिक्कत होती है जो व्यक्ति सीक्वेंस फॉलो नहीं कर रहा होता है। तो सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है। इस टॉपिक को भी हम आज कवर नहीं करेंगे, ये आने वाले जो नेक्स्ट जो सेशंस आएंगे उसके अंदर कवर होगा। ठीक है, आज हम बेसिकली सोच और सामग्री, इसके ऊपर हम थोड़ा सा आज की डेट में बात करेंगे और धीरे धीरे हम जो है सारे के सारे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है की एलिमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल फॉलोअप। ये सारी चीजें सही होना जरूरी है एक सक्सेसफुल फॉलोअप के लिए। आवाज मेरी क्लियर आ रही है? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है क्या? ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक को हम लेते हैं, वो है सोच। सोच का मतलब क्या होता है, जल्दी से मुझे बताइएगा, क्योंकि कम समय में ज्यादा चीजें डिलीवर करनी है। तो आप मुझे बताइएगा सोच का क्या मतलब होता है। सोच का क्या मतलब होता है? सोच का क्या मतलब होता है? जल्दी से बताइएगा, सोच का क्या मतलब होता है? विचार। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और क्या होता है? विचार, 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 विचार। योर विजन, अपना विचार, समझना, माइंडसेट, एटीट्यूड, थिंकिंग, एनालाइज। बहुत अच्छा, अच्छा बोलना। सोच का मतलब अच्छा बोलना, अच्छा समझ। ओके, कंटिन्यूअस थॉट। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सोच का क्या मीनिंग होता है। मैं आपको बताता हूँ। सोच का मतलब जो भी आप लोगों ने बोला सही है। सोच का मतलब होता है माइंडसेट, सोच का मतलब होता है एटीट्यूड, सोच का मतलब होता है थिंकिंग, है ना। ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे वर्ड्स को हम सोच से रिलेट करते हैं, है ना। माइंडसेट हो गया, एटीट्यूड हो गया, थिंकिंग हो गया, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे वर्ड्स को हम सोच से रिलेट करते हैं ना। इसको कहते हैं सोच। मैं आपको बताता हूँ सोच को एक्चुअल में क्या है। ये सारे पॉइंट सही है, आपने जो कुछ भी लिखा है ना, सब कुछ सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सही है सब कुछ। लेकिन जब हम अभी फॉलोअप का सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब हम जिस सोच की हम अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उस सोच का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि किसी काम को करने से पहले आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, ये है सोच। किसी काम को करने से पहले, किसी काम को शुरू करने से पहले, किसी काम को एग्जीक्यूट करने से पहले आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, उसे कहते हैं सोच। अब यहाँ पर से आप किसी काम को हटा दो और यहाँ पर ये जो किसी काम लिखा हुआ है ना, किसी काम को यहाँ से कट कर दो और इसकी जगह पर लिख दो फॉलोअप। ठीक है, तो सोच का क्या मतलब है? सोच का मतलब है फॉलोअप करने से पहले आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, आपके मन में, आपके दिमाग में किस तरह के विचार चल रहे हैं फॉलोअप करने से पहले, फॉलोअप पे जाने से पहले, फॉलोअप पे जाने से पहले। अभी आप घर से निकले नहीं हो, अभी आप घर के अंदर ही हो, क्योंकि असली गेम आपका यहीं से शुरू होता है। आप अच्छा फॉलोअप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपका फॉलोअप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये यहीं से गेम शुरू होता है। असली गेम वहां शुरू नहीं होता है जब आप अपने क्लाइंट के सामने बैठते हैं, वहां से असली गेम शुरू नहीं होता। असली गेम यहीं से शुरू हो जाता है जब आप अभी अपने घर पे हो, अभी आप फॉलोअप के लिए निकले नहीं हो, आपको पता है कि आज मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन का फॉलोअप करना है, आपको पता है, और आप उसका जो है फॉलोअप का शेड्यूल बना रहे हो कि इतने बजे आज मैं इसके फॉलोअप में जाने वाला हूँ। इस समय, इस सेकंड में, इस घड़ी में, इस पल में आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, ये है आपकी सोच। इसे कहते हैं सोच। तो एक होता है सक्सेसफुल इंसान और एक होता है स्ट्रगलिंग इंसान। फेल तो नहीं होता यहाँ पर कोई ना, एक होता है यहाँ पर सक्सेसफुल इंसान और एक होता है यहाँ पर स्ट्रगलिंग इंसान। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पर जो सुबह सुबह का टाइम है ना, जब उठा और उसको पता है कि मैंने आज दिन में आज मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन का फॉलोअप करना है, उस समय
सक्सेसफुल इंसान के दिमाग में कुछ अलग तरीके के विचार चल रहे होते हैं, और एक जो स्ट्रगलिंग करने वाला इंसान होता है, जो लगातार स्ट्रगल करता जा रहा है, उसके मन में कुछ अलग तरीके के विचार चल रहे होते हैं। और यही विचारों का फर्क आपके जीवन का फर्क बन जाता है, आपके भविष्य का फर्क बन जाता है, आपके रिजल्ट्स में फर्क आ जाता है यहीं से। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसको सबसे पहले सही करना जरूरी है। जब तक आप इसको सही नहीं करोगे, फॉलोअप के ऊपर दुनिया भर की ट्रेनिंग अटेंड कर लो, फॉलोअप के बारे में जितने भी बड़े से बड़े नेटवर्कर्स हैं, बड़े से बड़े लीडर्स हैं, बड़े से बड़े ट्रेनर्स हैं, आप कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर लो, 20,000, 30,000, 50,000 रुपए खर्च करके आप इंटरनेशनल लेवल पे 1-1, 1.5, 2-2 लाख के ट्रेनिंग सेशन आप अटेंड कर लो, कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन कोई फर्क नहीं आएगा तब तक जब तक कि यहाँ पर आपकी जो ये शुरुआत है ना, ये शुरुआत, दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत आपकी जब तक आप सही नहीं होगी, तब तक आगे कुछ चेंज नहीं होने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, तब तक आगे कुछ सही नहीं होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह के विचार आ रहे होते हैं लोगों के मन में। मैं अभी आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरह के विचार चल रहे होते हैं, और आप लोग रिलेट कर पाएंगे मेरी बातों से। मैं जो यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ उससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे बहुत अच्छे से। किसी काम को करने से पहले, फॉलो अप में निकलने से पहले, अभी आपने टाई नहीं लगाई, अभी शायद आपने नहाया भी नहीं है, सुबह सुबह जस्ट उठे हैं आप, और आप उठ के जो है अपना शेड्यूल बना रहे हैं सुबह उठते ही, या रात में आप शेड्यूल बना रहे हैं अपना। और शेड्यूल बनाते वक्त जब आप लिख रहे हैं कि इतने बजे मुझे इस इंसान से मिलना है, इसका फॉलोअप होना है, उस समय आपके मन में किस तरह के विचार चल रहे हैं, वहीं से गेम शुरू हो गया। और सबसे पहले फॉलोअप में अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो सबसे पहले इसे सही करना होगा। इसे सही नहीं किया तो आगे आप कितनी भी ट्रेनिंग अटेंड करते रहो, कोई फर्क नहीं आने वाला है। ये देखिएगा, एक जो अनएथिकल तरीके से काम करने वाला इंसान है, या एक ऐसा इंसान है जो अभी बिजनेस के बारे में समझ नहीं रखता है, या एक ऐसा इंसान है जिसने अभी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ली है, या एक ऐसा इंसान है जिसके कॉन्फिडेंस में अभी कमी है, ऐसे जितने भी लोग हैं, इन्हीं लोगों को तो फॉलोअप में दिक्कत आ रही होती है ना। तो इनके मन में किस तरह के विचार चल रहे होते हैं ये देखिए। एक बिगिनर इंसान होता है, उसके मन में डर का विचार चल रहा होता है कि यार पता नहीं सामने वाला क्या सवाल पूछ लेगा, पता नहीं सामने वाला कहीं मेरे को थप्पड़ तो नहीं मार देगा। इस तरह के कुछ लोग डर रहे होते हैं। ये जो डर चल रहा है ना आपके मन के अंदर में, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। कुछ लीडर्स के मन में लालच का विचार चल रहा होता है। किस चीज का विचार चल रहा होता है? लालच का। उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है, उन्हें हर रोज, वैसे तो इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई से आप लोगों को रूबरू करवाना मेरा फर्ज है। कुछ लोगों के मन में ये विचार चल रहा होता है, कुछ लीडर्स के मन में, उनको सामने प्रोस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा होता, बल्कि उनको सामने एक मुर्गा दिखाई दे रहा होता है, मुर्गा। उनके मन में सिर्फ मुर्गा काटने का विचार चल रहा होता है कि कल मैंने ये मुर्गा काटना है 11 बजे। उन्हें मतलब नहीं है कि सामने वाले का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा इस बिजनेस को ज्वाइन करने से। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि कैसे भी करके इन प्रकार कुछ भी तिकड़मबाजी बढ़ा के बस उसको कैसे भी करके अंदर करना है मैंने, उससे मैंने डीडी उठानी है, उससे मैंने पेमेंट लेना है, उससे पेमेंट लेकर मेरे को जो 1000 रुपए का जो चेक बनने वाला है, मुझे सिर्फ उस 1000 रुपए के 2000 रुपए के चेक से मतलब है, बाकी दीन दुनिया जाए बाढ़ में। डेली का 1000 रुपया मेरे को आ रहा है ना, बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे, मुझे कोई मतलब नहीं है। तो उनके मन में इस तरह के विचार चल रहे होते हैं कुछ लोगों के मन में। फॉलोअप में जाने से पहले उनका फॉलोअप का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कैसे भी करके सामने वाला, चाहे मुझे उससे झूठे वादे करने पड़े, चाहे मुझे उससे फॉल्स प्रॉमिसेस करने पड़े, चाहे मुझे उसको जो है एक बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पिक्चर दिखानी पड़े, कुछ भी मुझे करना पड़े, टिकड़मबाजी, लेकिन मुझे उससे बस डीडी उठानी है जैसे तैसे करके।
ऐसे विचार चल रहे होते हैं कुछ लोगों के मन में। कुछ लोगों के मन में ईर्ष्या के विचार चल रहे होते हैं, ईर्ष्या के। कुछ लोगों के मन में धोखे के विचार चल रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे विचार जिनके दिमागों में चल रहे हैं ना, ये पूरी की पूरी जो फॉलो अप एंड सेल्स ट्रेनिंग जो है वो उनके लिए किसी काम की नहीं है। ठीक है, इस तरह के विचार, नेगेटिव विचारों वाले नेटवर्कर्स। ठीक है, हालांकि जो इंसान अभी डर रहा है उसकी तो थोड़ी मदद की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, डर को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो लालच है, ईर्ष्या है, धोखा है, इस तरह की मेंटेलिटी, इस तरह के माइंडसेट वाले जितने भी नेटवर्कर्स है ना, उन्हीं लोगों की वजह से ये इंडस्ट्री खराब होती है। उन्हीं लोगों की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की इमेज मार्केट में खराब होती है, लोग नेगेटिव होते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह के विचार चल रहे होते हैं। तो ये क्या है, सोच का एक हिस्सा है। लेकिन एक दूसरी तरह की सोच भी होती है। ये देखिएगा, दूसरी तरह की सोच मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये है, यहां देखिएगा, यह है दूसरी तरह की सोच, हिम्मत की सोच, भलाई की सोच, मदद करने की सोच, ईमानदारी की सोच। ये दूसरी तरह की सोच है। इस तरह के विचार भी चल रहे होते हैं कुछ लोगों के मन में। बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे एथिकल लीडर्स हैं जिनके जो जब फॉलो अप की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उनके मन में ये विचार चल रहे होते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस बिजनेस में बिगिनर लेवल पर हो या आप इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़े लीडर बन चुके हो। बिगिनर लेवल पर भी हो और अगर आपके मन में ये विचार चल रहे हैं ना, तो आपके फॉलो अप में दम आ जाएगा। हिम्मत का विचार, ठीक है, भलाई का विचार कि मेरा जो प्रोस्पेक्ट है, मेरा जो क्लाइंट है, मैं इसकी भलाई करने जा रहा हूं, मैं इसकी मदद करने जा रहा हूं, मैं ईमानदारी से फॉलो अप करूंगा। फॉलो अप का रिजल्ट कुछ भी रहे, लेकिन मैं जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा, जो भी जानकारी दूंगा, अपनी नॉलेज के हिसाब से पूरी ईमानदारी से मैं अपनी जो है जानकारी दूंगा। इस तरह के ईमानदारी के विचार आ रहे होते हैं। यह है सोच। अगर आपको फॉलो अप एंड सेल्स क्लोजिंग में एक्सपर्ट बनना है तो आपको आपके विचार ये वाले होने चाहिए। ये जो येलो कलर से दिख रहे हैं, आपके विचार ये होने चाहिए। आपकी सोच ये येलो कलर से जो दिख रही है, ऐसी आपकी सोच होनी चाहिए। ये जो रेड कलर से है ना, ऐसी आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। अगर आप अभी आप अपने आप में झांकिए, अंदर झांकिए, अब अंदर झांकिए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अभी आप, क्योंकि मैं पर्सनली आप में से किसी से भी मिला नहीं हूं, लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से पर्सनली मिला हूं पिछले कई सालों के अंदर में पर्सनली। तो ये सारी चीजें जो अभी यहाँ पर बताई जा रही है ना, ये एकदम वेल प्रूफ्ड चीजें हैं। जितने भी लोग अटके पड़े हैं, जिनका फॉलो अप क्लियर नहीं हो पा रहा, जो फॉलो अप में आगे नहीं बढ़ पा रहे, फॉलो अप की कितनी भी टेक्निक्स आपको बता दी जाए, अगर आपके मन के अंदर डर चल रहा है, अगर आपके मन के अंदर डर चल रहा है, डर कि यार पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, मैंने ज्वाइन तो कर लिया, पता नहीं मेरा भविष्य इस बिजनेस के अंदर बनेगा नहीं बनेगा, जिसने मुझे ज्वाइन करवाया उसने तो उसकी बातों में मैं तो आ गया, पता नहीं सामने वाला मेरी बातों में आएगा नहीं आएगा। इस तरह की बातें, इस तरह का डर चल रहा है, इस तरीके के नेगेटिव विचार अगर चल रहे हैं दिमाग में, तो आगे आप कुछ भी करते रहो, आगे आप फॉलो अप में जाते रहो, आगे आप सामने वाले का 20 बार फॉलो अप कर लो, 50 बार फॉलो अप कर लो, कुछ नहीं होना। क्योंकि जिस तरह के विचार हमारे मन के अंदर में चल रहे होते हैं ना, वही चीज हमारे चेहरे पर झलक रही होती है। जिस तरह के विचार हमारे मन के अंदर चल रहे होते हैं, वही चीजें हमारे चेहरे पर झलक रही होती हैं। तो जब आप नेगेटिव विचार अपने मन में लेकर अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हो, तो आपके चेहरे के ऊपर दिखाई देता है। एंड दैट इज द रीजन, आप कितनी भी वैलिड से वैलिड बात बताओ अपने फॉलो अप में, सामने वाले को वो आपकी बात से एग्री नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे चेहरे से, हमारी बॉडी लैंग्वेज से नेगेटिविटी झलक रही है। तो जब तक आपके चेहरे से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से नेगेटिविटी झलकती रहेगी, तब तक आपका फॉलो अप में वजन नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है कि ये नेगेटिव वाले विचारों को साथ लेकर
आप काम करें और आपको हो सकता है कि 100 लोगों का फॉलोअप करने में 2 4 5 लोग आपके साथ फिर भी ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, क्योंकि कुछ सीधे साधे भोले वाले लोग मिल ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक्चुअल में फॉलोअप में एक्सपर्ट बनना है और आप चाहते हैं कि आपका कन्वर्जन रेट 80% से ऊपर रहे, यानी कि अगर आप 10 से बात करें तो 10 लोगों का आप अगर फॉलोअप करें तो 10 में से 8 लोगों की ज्वाइनिंग आनी चाहिए। अगर आपका कन्वर्जन रेट आप 80% से अबव करना चाहते हैं तो ये जो लाल वाले विचार है ना, इनको पूरी तरीके से खत्म करना होगा अपने दिमाग से और येलो पे शिफ्ट होना होगा। और यही फॉलोअप का सबसे पहला स्टेप है। मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर और आने वाले सेशंस के अंदर मैं बताऊंगा कि अपने विचारों को किस तरीके से चेंज करना है, और ये जो हिम्मत के विचार हैं, भलाई के विचार हैं, मदद करने के विचार हैं, ईमानदारी के विचार हैं, ये कैसे हम अपने दिमाग के सॉफ्टवेयर में हम इनको कैसे फिट करें, इनके बारे में मैं आपको आज के सेशन में थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा आने वाले सेशंस के अंदर मैं बताऊंगा। इसीलिए जरूरी है कि आप सारे के सारे सेशंस अटेंड करें, ठीक है। चलिए, तो इसके अंदर में ये विचार है, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि फॉलोअप करने से पहले आपके मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं, गेम वहीं से शुरू होगा। हमेशा याद रखना जीवन में। और अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं हैं, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं हैं, तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, आप पूरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, ये जो सेंटेंस है ये वहां पर भी उतना ही वैलिड होगा कि किसी काम को करने से पहले आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है, ठीक है। हम हर बार ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं, हर बार हम अपने सेशंस के अंदर में बताते हैं, बिलीव 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 बताते हैं, ठीक है। हम क्या बताते हैं कि किसी काम को करने से पहले यदि आप सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, आप तब भी सही हैं, और यदि आप सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, आप तब भी सही हैं, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस में ऊपर वाला आपसे एक ही बात कहता है, तथास्तु। इसीलिए बोला जा रहा है कि किसी काम को करने से पहले भाई शुरुआत ही अगर आपकी गलत हो गई तो आगे एंड रिजल्ट दमदार होगा, इसकी कैसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि जो इसका एंड रिजल्ट होगा उसमें वो सही होगा? हो ही नहीं सकता ना। बबूल का बीज अगर आपने बोया होगा तो आम खाने को मिलेंगे क्या आपको? मिल सकते हैं क्या? अगर बबूल का बीज बोया होगा तो बबूल के कांटे ही मिलेंगे, आम तो नहीं मिल जाएगा। बस यहीं से गड़बड़ शुरू हो रही होती है। सोच का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन में? चलिए अभी देखते हैं सोच का प्रभाव क्या पड़ता है हमारे जीवन में। जो आप सोच रहे होंगे वही आपके चेहरे पे दिखेगा, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आप जो सोच रहे होंगे वही आपके चेहरे पर दिखेगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा, मतलब ये बात कितनी बढ़िया बात है ना कि जो हम सोच रहे होंगे वही हमारे चेहरे पर दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आप पे बिलीव करे तो अच्छा अच्छा सोचो ना। दिक्कत क्या है? जब हमें पता है कि जैसा हम सोच रहे होंगे वैसा ही हमारे चेहरे पर दिखने वाला है, और फॉलोअप में तब रिजल्ट मिलता है जब सामने वाला आप पे बिलीव कर रहा होता है। तो ऐसी बातें सोचो ना जिससे कि सामने वाला आप पे बिलीव कर पाए, क्योंकि जब आप ऐसी बातें सोचोगे तो वही बातें आपके चेहरे पर झलकेंगी। गलत सोचोगे तो गलत बातें झलकेंगी। पॉइंट नंबर 2, आप जैसा सोच रहे होंगे वैसी ही वाइब्रेशंस आप में से निकलने लगती हैं। जी हाँ, सिर्फ चेहरे पे से ही नहीं बल्कि पूरी बॉडी से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके हाथ, आपके पाँव, आपके बैठने का तरीका, आपके खड़े होने का तरीका, ठीक है। आपने गर्दन को कितना उठाया हुआ है या आपने अपनी गर्दन को कितना झुकाया हुआ है, आप आई कांटेक्ट बना के बात कर रहे हैं या मुंह फेर के आप बातें कर रहे हैं, ये सारी चीजें कलेक्टिवली असर डाल रही होती है सामने वाले के ऊपर। तो आप जैसा सोच रहे होंगे वैसी ही वाइब्रेशंस आप में से निकलने लगेंगी। आप नेगेटिव सोच रहे होंगे तो आप में से नेगेटिव वाइब्रेशंस निकलने लगेंगी, आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे तो आप में से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलने लगेंगी, ठीक है। तो ये किसके हाथ में है? ये आपके हाथ में। कई लोगों को लग रहा होगा सर सेशन तो फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग का सेशन था, ये तो कुछ और ही चलने लग गया आज के सेशन में। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया गया था ना तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर में कवर करना जरूरी था,
और सबसे बड़ा चैलेंजिंग हमारे लिए जो चीज थी वो ये थी कि इसको सीक्वेंस में कैसे लगाएं। जब ये ट्रेनिंग सेशन शुरू हुआ ना, तो जो भी टॉपिक्स कवर किए जाने थे इस सेशन के अंदर में उन्हें सीक्वेंस में लाना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। तो इसीलिए अभी हो सकता है कि आपको लगे कि ये सारी बातें आउट ऑफ टॉपिक चल रही हैं, लेकिन कोई भी बात आउट ऑफ टॉपिक नहीं है। एक भी बात, एक भी मिनट इस सेशन का आउट ऑफ टॉपिक नहीं है। एक एक मिनट को आप बहुत ही ध्यान से इसको आप अटेंड कीजिए। हम एक सिरे से पकड़ के दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे, ठीक है। एक सिरे से ट्रेनिंग को शुरू करेंगे और दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे, एंड रिजल्ट पे पहुंचेंगे। एक दमदार क्लोजिंग के ऊपर हम पहुंचेंगे कि कैसे करनी है एक दमदार क्लोजिंग। वहां पे जाके ये सेशन खत्म होगा और जो पहला सिरा है उसकी शुरुआत हो चुकी है, इसलिए बहुत ध्यान से आप अटेंड कीजिए, ठीक है। ये आपकी सोच ही है जो आपको अच्छा, बुरा, असफल या सफल इंसान बनाती है, ठीक है। हमें कैसा बनना है? हमें से ज्यादातर लोगों को सफल इंसान बनना होता है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल आपकी सोच का है, ठीक है। आप जैसी आपकी सोच नहीं है ऐसा आप कभी बन ही नहीं सकते। अगर आपकी सोच नहीं है डॉक्टर बनने की, तो दुनिया की तमाम ताकत भी आ जाए ना, आपको डॉक्टर नहीं बना सकती। अगर आपकी सोच ही नहीं है आर्मी में ऑफिसर बनने की, तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, आपको कितने ही ट्रेनिंग सेशन अटेंड कर लो, कितना ही आपको कोचिंग दे दी जाए, आप आर्मी में ऑफिसर नहीं बनेंगे। वो सोच है जो आपको बनाती है, वो सोच ही है जो आपको बनाती है, और सोच को सही करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब सोच को सही करने के तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से आप अटेंड कीजिएगा कि सोच को सही करने के तरीके क्या है। 4 बेहतरीन तरीके मैं आपको सोच को सही करने के बताने वाला हूँ, और इन्हें सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें मानना पड़ेगा। अगर आप इन्हें मानेंगे तभी आपके जीवन में वो सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आप उस पोटेंशियल में ग्रो कर पाएंगे जो पोटेंशियल की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, पता है आपको सक्सेस जो कन्वर्जन रेट होता है ना, कन्वर्जन रेट उसको 100% करना भी पॉसिबल है। कन्वर्जन रेट को 100% करना भी पॉसिबल है। कन्वर्जन रेट को 100% करना उतना ही पॉसिबल है जितना मैथ के एग्जाम में, मैथमेटिक्स के एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाना पॉसिबल है ना। जितना मैथमेटिक्स के एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाना पॉसिबल है, उतना ही पॉसिबल है कन्वर्जन रेट 100% करना। लेकिन कन्वर्जन रेट 100% करने के लिए आपको सारी चीजों को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा और एक्चुअल में अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना होगा, ठीक है। ये हैं वो 4 बेहतरीन तरीके, जिन 4 बेहतरीन तरीकों से आपकी सोच सही होती है। सोच अगर सही कर ली आपने तो आगे का काम आपके लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। बाकी तो फिर कुछ टूल्स आ जाती हैं, वो टूल्स हम आपको दे देंगे। बाकी फिर कुछ जो है और जानकारी आ जाती है, इनिशियल जानकारी, फिर कुछ सीक्वेंस होता है फॉलोअप के अंदर में, वो सीक्वेंस हम आपको बता देंगे। कुछ बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण सवाल है, उनके जवाब भी हम आपको बता देंगे। डायलॉग बाय डायलॉग हम आपको बता देंगे। सारी चीजें प्रोवाइड की जा सकती हैं आपको, वो सब हम यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करने से पहले अगर आपकी सोच सही नहीं है तो सब कुछ आपके पास होते हुए भी वो आपके किसी काम का नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? सब कुछ आपको यहाँ से इस सेशन के अंदर मिलेगा, लेकिन वो सारी चीजें आपके हाथ में आने के बाद भी अगर आपकी सोच सही नहीं कर पाए आप, तो फिर वो सारी चीजें आपके लिए यूजलेस हो जाएंगी। समझ में आ गया? तो ये है 4 बेहतरीन तरीके अपनी सोच को सही करने के लिए। सबसे पहला तरीका है प्रेयर, यानी कि प्रार्थना करना, ठीक है। हर प्रोफेशन में एक प्रेयर होती है। वकालत के प्रोफेशन में एक प्रेयर होती है, डॉक्टरी के प्रोफेशन में एक प्रेयर होती है, आर्मी वालों की अपनी एक अलग प्रेयर होती है, ठीक है। आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, वहां पर एक प्रेयर जरूर मिलेगी आपको, ठीक है।
तो मैं आपको कुछ चीजें ऐसी हैं, एक प्रेयर है जो मैंने डिजाइन करी है पर्सनली, जो मुझे लगता है कि ये सारे पॉइंट्स इस प्रेयर के अंदर में इंक्लूडेड होने चाहिए। तो उन सारे पॉइंट्स को इंक्लूडेड करके एक प्रेयर हमने यहाँ पर डिजाइन करी है। और मेरा मानना है कि अगर आप इस प्रेयर को फॉलो करेंगे, आप अगर हर रोज 2 मिनट 3 मिनट निकाल के अगर ये प्रेयर करेंगे तो आपकी सोच बहुत अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है। उसके बाद सेकंड चीज है संगत। संगत यानी कि एसोसिएशन। आप कैसे लोगों की संगत में हैं। संगत आपको सही करनी पड़ेगी अपनी सोच को सही करने के लिए। संगत 2 तरह की होती है, फिजिकल एसोसिएशन एंड वर्चुअल एसोसिएशन। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आने वाले सेशंस में। देन आ जाता है मेडिटेशन। मेडिटेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सोच का डायरेक्ट कनेक्शन आपके दिमाग से है, आपके ब्रेन से है। सोच का डायरेक्ट कनेक्शन आपके दिमाग से, आपके ब्रेन से है, क्योंकि हमारे ब्रेन में जो केमिकल चल रहे होते हैं ना, जो बहुत सारे केमिकल्स हैं हमारे ब्रेन में, वो सारे केमिकल्स हमारी सोच को प्रभावित कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई मेडिटेशन करना बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक वे है अपनी सोच को सही करने के लिए। तो मेडिटेशन के ऊपर भी आने वाले सेशन के ऊपर बात करेंगे। देन आ जाता है एक्टिंग करना। ठीक है। जो आप हो नहीं, अगर आप उसकी एक्टिंग करते हो तो वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। ये एक्टिंग के बारे में आने वाले शायद लास्ट सेशन में 5वें दिन में इसके बारे में बात होगी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको मिस नहीं करना है आपने। ठीक है। एक एक करके हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है। लेकिन आपको मैं एक चीज बता दूं कि आज के सेशन के अंदर में सिर्फ हम सोच को ही कवर नहीं करने वाले हैं। बहुत ध्यान से अटेंड करना आज के सेशन को। सिर्फ सोच को कवर नहीं करेंगे, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण टूल भी मैं आपको आज के सेशन में दूंगा। जिस टूल को आप फॉलोअप में इस्तेमाल करेंगे तो आपको जो है अपने क्लाइंट्स को उनके डाउट्स क्लियर करने में आपको आसानी होगी। एक टूल मैं आपको आज के सेशन में दूंगा, और कुछ सवालों के जवाब भी हम आपको आज के सेशन में देंगे, इसलिए बहुत ध्यान से अटेंड करना है। ठीक है। कहीं बीच में मिस मत कर देना। आगे चलते हैं इसके अंदर में। अब आता है प्रेयर फॉर नेटवर्कर्स। सबसे पहले तो आप लोग ये प्रेयर जरूर नोट कीजिए, और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आज से ही ठीक है, आज आप रात को ये प्रेयर कीजिएगा। इस सेशन के बाद में सोने से पहले 2 मिनट निकाल के आप ये प्रेयर जरूर कीजिएगा। और उठने के बाद कल से आप इसको नियम में लाइए कि उठने के बाद सुबह काम पे निकलने से पहले, चाहे नहाने धोने से पहले या फिर नहाने धोने के बाद, चाहे रेडी होने से पहले या रेडी होने के बाद, चाहे टाई पहनने से पहले या टाई पहनने के बाद, लेकिन घर की दहलीज पार करने से पहले, आपके घर की दहलीज पार करने से पहले आपने ये प्रेयर एक बार जरूर हैबिट में डालिए कि आपने ये प्रेयर आपने जरूर करनी है। ठीक है। चलिए। ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, आपने बस ये सेंटेंसेस को लिखना है और मन ही मन में इसको 2 मिनट में आपने रिपीट कर लेना है रोज। आपको 2 मिनट से ज्यादा इसमें लगेगा नहीं। ठीक है। चलिए। वी शुड प्रे फॉर ऑल आवर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है। हमें अपने सारे प्रॉस्पेक्ट्स के लिए प्रे करना चाहिए। हम किसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है। प्रेयर का मतलब होता है ईश्वर को धन्यवाद देना, उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये प्रेयर का मतलब होता है। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेयर क्या कर रहे हैं? हम अपने प्रॉस्पेक्ट्स के लिए जो है ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं और ईश्वर से दुआ मांग रहे हैं उनकी भलाई के लिए। वी शुड प्रे फॉर ऑल आवर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है। प्रेयर क्या करती है? प्रेयर आपकी आत्मा की शुद्धि करती है। ठीक है। आत्मा का शुद्धिकरण करती है प्रेयर। दिमाग का शुद्धिकरण हम मेडिटेशन के दौरान करेंगे। ठीक है। लेकिन उससे पहले आत्मा का शुद्धिकरण हम कर रहे हैं प्रेयर के द्वारा। ठीक है। रातों रात नहीं होगा, लेकिन जब आप इसको अपनी हैबिट में डाल लेंगे और हर रोज आप ये प्रेयर करेंगे ना, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। धीरे धीरे आपकी सोच पूरी तरीके से बदल जाएगी। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर में। सबसे पहला पॉइंट आता है इसके अंदर में, हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस बेहतरीन बिजनेस से इनकम लेने का मौका दिया। आप देखिए दुनिया के अंदर लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन क्या क्या करके पैसा कमा रहे हैं लोग। आप देखिए मार्केट में जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं ना, पैसा तो हर कोई कमा रहा है ना, पैसा तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन आप देखो मार्केट में लोग क्या क्या करके पैसा कमा रहे हैं। घटिया से घटिया काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में समाज की ऐसी
ऐसी इस दुनिया के अंदर में भगवान ने, ऊपर वाले ने, परमपिता परमेश्वर ने जिसको भी आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, उसने आपको ये मौका दिया, इस बेहतरीन बिजनेस से पैसा कमाने का मौका दिया। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। वो आपकी डेस्टिनी में, आपकी किस्मत में कुछ भी लिख सकता था ना, वो कुछ भी लिख सकता था। उसके हाथ में तो सारी पावर है, वो आप कुछ भी लिख सकता था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं लिखा। उसने लिखा आपके भविष्य में, उसने लिख दिया डायरेक्ट सेलिंग। इतनी इस बेहतरीन बिजनेस को उसने आपकी किस्मत में लिख दिया। क्या इसके लिए हमें उनको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? कितने लोग धन्यवाद किया आज तक भगवान को? कितने लोग करते हैं? सोचने वाली बात है। लोग मार्केट में क्या क्या करके पैसा कमा रहे हैं। हाँ, दिल्ली के रेड लाइट एरिया में गए हो? सुना तो होगा। समझ लीजिए इस चीज को, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। ऐसे में भगवान ने हमको ये बेहतरीन बिजनेस दिया और इस बिजनेस से इनकम लेने का मौका दिया। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए ईश्वर को आपने हर रोज धन्यवाद करना है। हे ईश्वर, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे, मेरे प्रोस्पेक्ट्स और मेरे टीम मेंबर्स को इस बिजनेस के बारे में पॉजिटिव सोच और सद्बुद्धि दी, है ना? वो आपको इस बिजनेस के बारे में नेगेटिव भी तो कर सकता था ना। आप इस बिजनेस के प्रति अगर नेगेटिव हैं, अगर कोई व्यक्ति इस बिजनेस के प्रति नेगेटिव है, तो वो भगवान की मर्जी की वजह से नेगेटिव है, क्योंकि भगवान उसको देना नहीं चाहता है, इसलिए वो नेगेटिव है। हमारा दिमाग फिरा भी तो सकता था, हमारा दिमाग खराब भी तो कर सकता था ना भगवान। हमारे दिमाग में घमंड भी तो भर सकता था, हमारे दिमाग को नेगेटिव विचारों से भी तो भर सकता था, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया हमारे साथ में। उसने हमारे अंदर में पॉजिटिव सोच और सद्बुद्धि दी इस बिजनेस के बारे में, तभी तो हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, तभी तो हम आज इस ट्रेनिंग सेशंस के अंदर में हैं। तो इसके लिए हर रोज ईश्वर का शुक्रिया अदा करना जरूरी है, क्योंकि आप इस बिजनेस से हर रोज सफलता हासिल करते हैं। आप इस बिजनेस से हर रोज समाज के अंदर इज्जत प्राप्त करते हैं। आप इस बिजनेस से हर रोज अपने सपनों को एंजॉय कर रहे होते हैं, अपने जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, हर रोज। इसीलिए ईश्वर को हर रोज शुक्रिया अदा करना जरूरी है। हर रोज सुबह अपने घर की दहलीज पार करने से पहले ये जरूरी प्रोसेस है, ठीक है? इसके बाद हे ईश्वर, आपने मुझे, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस बिजनेस के काबिल बनाया। आपने मुझे इस बिजनेस के काबिल बनाया। ना काबिल भी तो बना सकते थे ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखो हम वैसे तो ट्रेनिंग में बोलते हैं कि ये बिजनेस को कोई भी ज्वाइन कर सकता है, कोई भी। इस बिजनेस में सबके लिए एंट्री का रास्ता खुला हुआ है, ऐसा हम बोलते जरूर है, लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए इस बिजनेस में भी कोई एंट्री नहीं है, ठीक है? कौन से लोग? एक तो वो जो अपराधी लोग हैं, अपराधी, जुर्म की दुनिया के जो लोग हैं ना, कोई चोर है, कोई डाकू है, किसी ने किसी का मर्डर किया हुआ है, कोई फ्रॉडिया लोग हैं, उनको भगवान ने इस बिजनेस के काबिल ही नहीं बनाया, है ना? लेकिन भगवान ने हमको वैसा नहीं बनाया, भगवान ने हमको इस बिजनेस के काबिल बनाया। बहुत सारे लोगों तक तो आज तक ये बिजनेस पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन हम तक ये बिजनेस पहुंचा, हम तक आ गया है ये बिजनेस। ये किसकी मर्जी से हो रहा है? कौन कर रहा है इसको? ये अपने आप हो रहा है क्या? नहीं, ये ईश्वर कर रहा है। तो ईश्वर ने आपको इस बिजनेस के काबिल बनाया, उसके लिए ईश्वर का शुक्रिया हर रोज करना जरूरी है। हे ईश्वर, मैं खुद को कृतज्ञ महसूस करता हूँ कि आपने मुझे, मेरे और दूसरों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का ये शुभ अवसर दिया, है ना? दिया कि नहीं दिया? इस बिजनेस के द्वारा आप अपने जीवन में भी और दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं कि नहीं लाते हैं? लाते हैं ना? तो ये मौका भगवान ने आपको दिया। आपके पूरे खानदान के अंदर आप देखोगे ज्यादातर लोग जो आज इस सेशन के अंदर में हैं,
ये ज्यादातर लोग अपने खानदान के शायद पहले इंसान होंगे जो इस इंडस्ट्री को पॉजिटिवली और पूरी ताकत से इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। ईश्वर को आपने कृतज्ञ होना है, ईश्वर के प्रति आपने शुक्रगुजार रहना है कि उन्होंने आपको ये मौका दिया है, न सिर्फ आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का मौका दिया है बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने का मौका दिया है भगवान ने आपको। वरना तो ज्यादातर लोग अपनी उलझनों में ही उलझे इस दुनिया से चले जाते हैं। दूसरों के दुख, दूसरों के दर्द, दूसरों की तकलीफों में शामिल होना और दूसरों के दुख दर्द तकलीफों को कम कर पाने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता है, लेकिन ये सौभाग्य आपको मिला है। आपको मिला है, आपको एक ऐसा काबिल इंसान बनाया है कि आपके माध्यम से कब किसका जीवन बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। यानी कि आप एक तरीके से मान के चलिए कि आप एक देवदूत की तरह हैं। देवदूत की तरह, देवदूत समझते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड। वो जिसको छू लेता है ना उसके ऊपर सीधा भगवान की कृपा दृष्टि बन जाती है। तो जब आप मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो आप भी एक मैसेंजर ऑफ गॉड की तरह ही होते हैं, आप भी एक देवदूत की तरह ही होते हैं। भगवान जिसकी नैया पार लगाना चाह रहा होगा खुद थोड़ी आएगा, आपके द्वारा लगवाएगा उसकी नैया, आपके द्वारा। भगवान जिसकी नैया पर, जिसकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को भगवान खत्म करना चाह रहा होगा खुद थोड़ी करेगा, वो आपको भेज देगा, जाओ इसका फॉलोअप करो, जाओ इसका प्लान निकाल कर फॉलोअप करो, इसकी जिंदगी बदलनी है, जाओ इसका फॉलोअप करो। आपको भेजता है भगवान, आपको भेज रहा होता है हर रोज। तो इसके लिए क्या आपको कृतज्ञ नहीं होना चाहिए? मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए आपने मुझे चुना। मुझे आप समझ रहे हैं? मैं धन्यवाद करता हूँ ईश्वर आपको कि इस विशिष्ट उद्देश्य के लिए आपने मुझे चुना। वो आपको नहीं भी चुन सकता था, ईश्वर आपको नहीं भी चुन सकता था, लेकिन ईश्वर ने आपको चुना। ईश्वर ने आपको अपना बेटा बनाया, ईश्वर ने आपको अपना माध्यम बनाया इस समाज में सकारात्मकता फैलाने का। इस समाज में लोगों के दुख दर्द जो भगवान दूर करना चाहता है उसके लिए भगवान ने आपको अपना बेटा बनाया। मुझे मेरी विशेषताएं पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने की सद्बुद्धि दी। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि हे ईश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मेरी विशेषताएं पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने की सद्बुद्धि दी। देखिए भगवान ने हर इंसान को विशेष बनाया है और हर इंसान को भगवान ने कुछ विशेषताएं देकर भेजा है इस दुनिया में। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो अपनी विशेषताओं को खुद ही नहीं पहचानते। उन्हें जिंदगी भर नहीं पता चल पाता कि उनके अंदर क्या विशेषता भरी हुई है। वो अपने आप को आम मानते रहते हैं और वो हमेशा एक आम जिंदगी जीते रहते हैं। वो कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर पाते कि वो भी विशेष इंसान है। लेकिन आप लोग तो मानते हैं ना अपने आप को कि मैं एक विशेष इंसान हूँ, तो आप अपने आप को मान रहे हैं कि मैं एक विशेष इंसान हूँ। ऐसी सोच आपके अंदर में भगवान ने डाली, ऊपर वाले ने डाली। मुझे मेरी विशेषताएं पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने की सद्बुद्धि दी भगवान ने। अभी कई लोगों को क्या होता है अपने हुनर का पता ही नहीं होता, लेकिन कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम पता है क्या है? कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि उनको अपने हुनर का पता तो होता है लेकिन वो उसे सही दिशा में नहीं लगा पाते। कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम क्या है? कई लोगों के साथ में प्रॉब्लम यह है कि उन्हें अपना हुनर तो पता है कि मेरे अंदर में ये हुनर दिया है भगवान ने, लेकिन वो अपने उस हुनर को सही दिशा में लगाने की बजाय गलत दिशा में लगा रहे होते हैं। भगवान ने उनको सद्बुद्धि नहीं दी, उनको भगवान ने दुर्बुद्धि दी। हुनर भी दिया और साथ में दुर्बुद्धि दी। तो हुनर तो पहचान लिया उस इंसान ने, लेकिन अपनी दुर्बुद्धि की वजह से वो उस हुनर को गलत जगह लगा रहा है। अभी एक इंसान होता है वो ताला खोलने में एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना? एक इंसान ताला खोलने में एक्सपर्ट है। भगवान ने उसको हुनर दिया है कि कैसा भी ताला हो वो खोल सकता है। अब अगर साथ में उसको सद्बुद्धि दी होगी तो वो अपने इस टैलेंट को सही दिशा में लगाएगा।
और अगर उसको दुर्बुद्धि दी होगी तो वो अपने इसी टैलेंट को गलत कामों में लगाएगा। लेकिन भगवान ने आपके साथ में क्या किया है, आपको भगवान ने विशेषताएं दी हैं, आपको भगवान ने हुनर दिया है, लेकिन साथ ही साथ में भगवान ने आपको सद्बुद्धि भी दी है। इस वजह से ईश्वर का, ऊपर वाले का हर रोज शुक्रगुजार होना, हर रोज शुक्रगुजार होना जरूरी है। शहनवाज हुसैन सर लिख रहे हैं कि सर आज टॉपिक भगवान पर है। सर ये तो सिर्फ शुरुआत है, आज के टॉपिक में बहुत कुछ है। अभी प्रेयर वाला पार्ट खत्म होगा ना, तो इसके बाद सामग्री वाला पार्ट आएगा, जिसके अंदर हम आपको एक बहुत ही बेहतरीन फॉलोअप टूल के बारे में जानकारी देंगे। बहुत ही बेहतरीन फॉलोअप का आपके हाथ में एक टूल पकड़ाया जाएगा आज, और कुछ सवालों के जवाब जो मार्केट में आते हैं उनका भी जवाब दिया जाएगा। सेशन में बने रहिएगा सभी लोग, ठीक है। मुझे मेरी विशेषताएं पहचानने और उन्हें सही दिशा में लगाने की सद्बुद्धि दी भगवान ने। अभी अगली क्या बात है कि आपने ही मुझे ये स्पष्ट रूप से दिखाया कि मैं क्या चाहता हूँ और क्या मैं देना चाहता हूँ। कई लोगों को जिंदगी भर नहीं पता चलता कि वो चाहते क्या है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो 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 कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, भटकते रहते हैं। जिंदगी में उनके भटकाव है, उनके जीवन में भटकाव क्यों है? क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है कि वो एक्चुअल में चाहते क्या है। उन्हें पता ही नहीं कि मैं चाहता क्या हूँ, उन्हें नहीं पता मैं चाहता क्या हूँ। लेकिन भगवान ने आपको ये स्पष्ट रूप से दिखा दिया कि आप क्या चाहते हैं, आपके जीवन का लक्ष्य, आपका भविष्य। भगवान ने आपको एकदम क्लियर कट दिखा दिया कि ये तेरे जीवन का उद्देश्य है, ये तेरे जीवन का पर्पज है, लग जा। और मैं क्या दिया आज तक, इसका आप अंदाजा लगाइए कि भगवान ने क्या क्या कर दिया आपके साथ में। और हम में से ज्यादातर लोगों को भगवान ने आपको ये सारी चीजें भगवान ने आपके साथ में कर दी है, लेकिन हम में से कितने लोग एक्चुअल में भगवान का शुक्रगुजार करते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करता है। या जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो गॉड हो, है ना, कोई भी हो, लेकिन उन्होंने किया तो है ना आपके साथ में ये सारी चीजें, तभी तो आप आज इस सेशन के अंदर में हो। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से हर किसी का भला कर पाऊँ। अब आपने ईश्वर से अगर कुछ मांगना ही है तो ये चीज मांगिए। लोग ईश्वर से क्या मांग रहे होते हैं? कुछ और ही चीजें मांग रहे होते हैं। 100 बात की एक बात जो होती है ना, वो ये होती है अगर आपको जीवन में कोई एक चीज मांगने का मौका मिल रहा है, आपके सामने भगवान आ गए, आपके सामने भगवान आ गए और कोई एक चीज मांगने का मौका मिले, आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जो चीज मांगूंगा वो ये है, मेरे सामने जो लिखा हुआ है कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से हर किसी का भला कर पाऊँ। क्योंकि अगर ये कर पाए तो सब हो गया। अगर ये ताकत आ गई, ये शक्ति अगर आपके अंदर आ गई तो सब कुछ आ गया। और भगवान ने एक्चुअल में आपको ये शक्ति दी है, ठीक है। बस उसे जागृत करने की देर है। हर किसी के अंदर ये शक्ति है कि वो जितने चाहे उतने लोगों का भला कर सकता है इस बिजनेस के माध्यम से। बस उसे जागृत करने की देर है। और इस पूरे सेशन के अंदर में हम वही करने वाले हैं, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी। और 5 दिन लगातार ये सेशन चलेगा। और 5 दिन के अंदर, जब ये 5 दिन के बाद जब ये सेशन खत्म होगा, तो आपके पास में सब कुछ एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी फॉलोअप एंड सेल्स क्लोजिंग के बारे में। अगर आपने वो सारी चीजें इम्प्लीमेंट करी ग्राउंड में, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 80% से ऊपर रहेगा, ठीक है। जीवन बदलने वाले इस मौके को हर इंसान तक पहुँचा पाऊँ। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस जीवन बदलने वाले मौके को हर इंसान तक पहुँचा पाऊँ। इतनी शक्ति मांगिए भगवान से। मांगना ही है तो ये मांगिए, मांगना ही है तो ये मांगिए कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस बिजनेस की ताकत सभी को समझा पाऊँ। इतनी शक्ति दें। मांगना ही है तो ये मांगिए ना। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं लोगों को
इस काम को करने के लिए प्रेरित कर पाऊं। अगर ये चीजें आप भगवान से मांग रहे हैं तो यही मिलेगा ना। एक स्टोरी बताता हूं मैं आपको, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कभी दुकान में गए हो आप? दुकान में, शॉप में गए होंगे आप। मान लीजिए आप शॉप में जाते हैं, एक एग्जांपल है, बहुत ध्यान से समझना। मान लीजिए आप शॉप में जाते हैं और आपके हाथ में 100 रुपए का नोट है, ठीक है। आप ये 100 रुपए का नोट लेके शॉप में जाते हैं और शॉप वाले से आप कहते हैं कि ये लो 100 रुपए और मुझे कुछ दे दो। आपने शॉप वाले से क्या बोला कि ये पकड़ो 100 रुपए और मुझे कुछ दे दो। तो शॉप वाला आपसे सबसे पहले क्या पूछेगा? बताइए। शॉप वाला आपसे क्या पूछेगा? शॉप वाला आपसे एक ही सवाल पूछेगा, क्या दे दूं? और फिर आप उस शॉप वाले से बोलते हैं कि अरे मुझे क्या पता क्या दे दूं, कुछ भी दे दो, पैसे दिए ना मैंने आपको, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे कुछ दे दो। है? तो शॉप वाला आपसे क्या बोलेगा? वो आपसे शायद एक बार फिर से पूछ लेगा कि अरे भाई बता तो सही क्या दूं, बता तो सही क्या दूं। आप फिर से ऊपर वाले से कहते हो, फिर से आप उस शॉप वाले से कहते हो कि मुझे नहीं पता क्या देना है लेकिन मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो, मुझे कुछ दे दो। फिर पता है क्या करेगा वो शॉप वाला? जब आपको नहीं पता होगा ना कि आपको क्या चाहिए, तो पता है वो शॉप वाला क्या करेगा? वो अपनी उस शॉप में जाएगा और वो सामान जो कोई भी नहीं खरीदना चाहता, जो एकदम घटिया क्वालिटी का सामान है, जो बिक नहीं रहा है, कई समय से उस दुकान में पड़ा हुआ है, बहुत समय से उस दुकान में पड़ा हुआ है, वो सामान को उठाकर लेकर आएगा, आपके हाथ में रख देगा, बोलेगा ले जा। क्या बोलेगा? बोलेगा ले जा। जब आप ऊपर वाले से कहते हो ना कि हे भगवान मुझे कुछ बना दे, हे भगवान मुझे कुछ बना दो, हे भगवान मुझे कुछ बना दो, तो ऊपर वाला भी आपसे पूछ रहा होता है क्या बना दूं? बोलना क्या बना दूं, बता तो सही क्या बना दूं। आप फिर बोलते हो भगवान से कि हे भगवान मुझे कुछ बना दो, हे भगवान मुझे कुछ बना दो, हे भगवान मुझे कुछ बना दो। तो ऊपर वाला फिर से आपसे एक बात पूछता है कि भाई बताओ ना क्या बना दूं, बोलो बताओ तो सही क्या बना दूं। आप फिर से ऊपर वाले से, आपको पता नहीं है ना कि आपको क्या बनना है, आपको पता नहीं है कि आप क्या बनना चाहते हो, आप जीवन से क्या चाहते हो, अपने लाइफ से आप क्या चाहते हो, आपको पता नहीं है। आपने एक बार फिर से ऊपर वाले से बोला कि हे भगवान मुझे कुछ बना दो, हे भगवान मुझे कुछ बना दो। जब आपको नहीं पता होता है कि मुझे क्या बनना है, तो फिर पता है क्या करता है भगवान आपके साथ में? भगवान आपको वो बना देता है जो कोई नहीं बनना चाहता। आपको वो काम उस काम पे लगा देता है भगवान आपको जिस काम को कोई नहीं करना चाहता। तो इसमें गलती किसकी है? गलती किसकी है? भगवान की गलती है क्या? कुछ लोग भगवान को कोसते रहते हैं जिंदगी भर कि तुमने मुझे कैसी जिंदगी दे दी, तुमने मेरी जिंदगी कैसी बना दी, तुमने मुझे कैसा बना दिया है? हम लोग भगवान को कोस रहे होते हैं और भगवान हमारी तरफ देख के मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है, बोलता है ये तो तेरी ही विश है, ये जीवन तो तूने ही मांगा था मेरे से। ये जीवन तो तूने ही मांगा था मेरे से। तुझे पता ही नहीं था कि तुझे जीवन में क्या बनना है, क्या करना है, इसीलिए आज तेरा जीवन ऐसा है। तो अगर आपको ईश्वर से कुछ मांगना ही है ना, तो ये मांगो जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से हर किसी का भला कर पाऊँ, जीवन बदलने वाले इस मौके को हर इंसान तक पहुँचा पाऊँ, इसकी ताकत सभी को समझा पाऊँ, उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित कर पाऊँ। ऐसी ताकत अगर आपने मांग ली ना भगवान से
और आपने सच्चे दिल से अगर ये ताकत भगवान से मांग ली तो भगवान रेडी बैठा है आपको ये ताकत देने के लिए। भगवान तो रेडी बैठा है आपको तथास्तु बोलने के लिए। भगवान रेडी बैठा है आपको तथास्तु बोलने के लिए। लेकिन मांगो तो सही। ये मांगना है हमको ऊपर वाले से। अगर ये ताकत आपने मांग ली तो आप इस दुनिया के महान लोगों में शामिल हो जाएंगे। आप अपने धंधे में, अपने बिजनेस के अंदर में टॉप लेवल पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर ये ताकत आपने ऊपर वाले से मांग ली। और एक बार मांगने से नहीं होगा, बार बार मांगना पड़ेगा, हर रोज मांगना पड़ेगा, हर रोज मांगना पड़ेगा, हर रोज मांगना पड़ेगा। दो बच्चे होते हैं, एक फादर था, उसके दो बेटे थे, ठीक है ना, दो बेटे थे, एक फादर था, उसके दो बेटे थे। अब होता क्या था, एक बच्चे की डिमांड तो फादर हमेशा पूरी कर देते थे, लेकिन दूसरे बच्चे की डिमांड वो जो फादर है वो पूरे नहीं करते थे। एक बच्चे की डिमांड तो जो फादर है वो पूरे कर देते थे, लेकिन दूसरे बच्चे की डिमांड जो है पिताजी जो है वो पूरा नहीं करते थे। ठीक है, आपको पता है कारण क्या है? कारण ये है कि जो बच्चा है ना, जिसकी डिमांड पिताजी कभी पूरी नहीं करते थे, वो बच्चा जिसकी डिमांड पिताजी कभी पूरी नहीं करते थे, उसकी क्या आदत थी कि वो जब भी पिताजी से कुछ मांगता था ना कि पिताजी मुझे ये चाहिए, तो पिताजी उसे बोलते थे कि भाई ये नहीं मिल सकता। और जब पिताजी उसे बोलते थे कि ये नहीं मिल सकता, तो वो बोलता था ओके पिताजी कोई बात नहीं, मैं इसके बिना भी काम चला लूंगा। इसलिए वो चीज उसे मिलती नहीं थी। लेकिन जो दूसरा बच्चा था ना, जिसकी हर डिमांड पूरी हो जाती थी, जिसकी हर डिमांड पूरी हो जाती थी, उसकी क्या आदत थी? उसकी आदत ये थी कि जब पिताजी बोलते थे, जब वो पिताजी से बोलता था कि पिताजी मेरे को ये वाला आइटम चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो पिताजी बोलते थे ना नहीं दूंगा, नहीं मिल सकता। तो वो जिद पे अड़ जाता था, वो फिर बोलता था कि नहीं मुझे तो चाहिए ही चाहिए। फिर पिताजी बोलते थे नहीं मिल सकता, फिर वो बोलता था नहीं मुझे तो हर हाल में चाहिए ही चाहिए। फिर उसका रोना शुरू, फिर उसका चीखना चिल्लाना शुरू, फिर उसका घर के अंदर ही अनशन शुरू, है ना। छोटे बच्चों की आदत देखिए ना, मतलब वो जिद्दी था वो छोटा बच्चा, तो क्योंकि वो जिद्दी था इसलिए उसकी डिमांड पूरी हो जाती थी। अगर आप चाहते हैं जो शक्ति आपके सामने लिखी हुई है इस समय जो स्क्रीन पे जो शक्ति की बारे में बात की जा रही है, अगर चाहते हैं कि ईश्वर आपको ये शक्ति दे तो आपको भी जिद्दी इंसान बनना पड़ेगा। आपको ये शक्ति हर रोज भगवान से मांगनी पड़ेगी, हर रोज। मैं तो कहता हूँ दिन में जब भी आपको मौका मिले, बीच में 2 मिनट फ्री हो, इस प्रेयर को आप रिपीट कर लो। जब भी आपको 2 मिनट 5 मिनट बीच में फ्री मिलते हैं, इस प्रेयर को एक बार अपने दिमाग में रिपीट कर लो। मैं गारंटी देता हूँ आपकी एनर्जी, आपकी बैटरी एक बार फिर से चार्ज हो जाएगी इस प्रेयर को रिपीट करने से। ठीक है। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से हर किसी का भला कर पाऊँ, जीवन बदलने वाले इस मौके को हर इंसान तक पहुँचा पाऊँ, इसकी ताकत सभी को समझा पाऊँ, उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित कर पाऊँ। ये शक्ति आपको हर रोज भगवान से मांगनी है। ठीक है। ये है प्रेयर। दिस इज द प्रेयर फॉर नेटवर्कर्स। पहले ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए और फिर उसके बाद ये शक्ति भगवान से रोज मांगिए। बस ये है प्रेयर। आपको अपनी सोच को अगर सही करना है ना, तो ये है पहला स्टेप, अपनी सोच को सही करने का। यहाँ तक सेशन समझ में आ रहा है? जिसको पानी पीना हो पानी पी लीजिए। मैं भी पानी पी रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं आज के सेशन के सेकंड पार्ट के ऊपर, सामग्री के ऊपर, सामग्री यानी कि टूल्स के ऊपर। ठीक है। सामग्री मीन्स इम्पोर्टेंट लिटरेचर एंड टूल्स। आप जब भी फॉलो अप करते हैं, आपके बैग में, आपके पास में जो आप बैग कैरी करते हैं, उस बैग में सारे इम्पोर्टेंट लिटरेचर और टूल्स आपके पास में होने चाहिए। ठीक है।
बिना बैग के और बिना अगर जरूरी लिटरेचर और जरूरी टूल्स के अगर आप मार्केट में निकलेंगे तो मार्केट में जब सही मौका आएगा, जब लोहा गर्म होगा और चोट करने का मौका आएगा, जब लोहा गर्म होगा उस समय जब लोहे पे चोट करने का टाइम आएगा और आपके पास में वो हथौड़ी नहीं है, वो हथौड़ा ही नहीं है जिससे कि चोट मारी जाती है लोहे के ऊपर, फिर आप हथौड़ा ढूंढने भागोगे और जब तक आप हथौड़ा ढूंढ के लाओगे तब तक वो जो लोहा जो गर्म हुआ था वो ठंडा हो जाएगा। आपके पास में वो हथौड़ा हमेशा होना चाहिए कि जब लोहा गर्म होगा तो एकदम से गर्म लोहे पर चोट मारनी है। ठीक है? जब डॉक्टर पेशेंट के पास जाता है तो जरूरी सामान अपने बैग में लेकर जाता है ना, तो ऐसे ही जब भी आप अपने क्लाइंट के पास जा रहे हैं, अपने प्रोस्पेक्ट के पास जा रहे हैं, तो जरूरी सामान आपने अपने बैग में लेकर जाना है। जब एक फौजी लड़ाई में जाता है तो हथियार साथ में लेकर जाता है ना, बिना हथियार के चला जाएगा तो क्या होगा? शहीद होके वापस आएगा ना। बिना हथियार के जाएगा तो क्या होगा? शहीद होके वापस आएगा ना। और इतिहास गवाह है कि जंग शहीद होने से नहीं जीती जाती है, बल्कि सामने वाले दुश्मन को ढेर करने से जीती जाती है। ठीक है? उसके लिए आपके पास हथियार होना चाहिए। एक मैकेनिक भी अपने औजार साथ में लेकर चलता है। ठीक है? तो आपके पास में जो सामग्री है ना, वो आपके पास सामग्री पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। अपने बैग को आप रोज चेक कीजिए। ठीक है? जरूरी लिटरेचर जो आपके पास में होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस जो भी है इनको सबके सब मैं जो है आपको डिस्प्ले कर देता हूँ। फिर थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने में आपको दिखाई देने में आसानी होगी। देखिए, लिटरेचर में आपको ये सारी चीजें आपके पास में होनी चाहिए। बुक्स जो भी कंपनी के द्वारा जरूरी बुक्स प्रोवाइड की गई हैं, वो सारी बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है? मतलब ऐसी बुक जिसका इस्तेमाल फॉलोअप में आप आसानी से कर सकते हैं। माने कि ऐसी बुक जिसमें कंपनी का प्रोफाइल बताया गया हो, या ऐसी बुक जिसमें प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में बताया गया हो, ऐसी बुक्स आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है? वो बुक्स अगर कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की गई हैं तो आपके बैग में हमेशा होनी चाहिए। ब्रोशर्स आपके पास में होने चाहिए। जो छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, वो आपके पास में होने चाहिए। उससे एक बहुत अच्छा असर पड़ता है आपके फॉलोअप में, आपके क्लाइंट्स के ऊपर में। पैम्फलेट्स आपके पास में होने चाहिए। ठीक है? इसके अलावा टेस्टिमोनियल फाइल होनी चाहिए आपके पास में। देखिए, टेस्टिमोनियल दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल और एक होता है बिजनेस का, इनकम का टेस्टिमोनियल, सक्सेस का टेस्टिमोनियल, है ना। तो आपके पास में एक फाइल होनी चाहिए जिसमें टेस्टिमोनियल्स हो। आपकी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स से जो लोगों को फायदा हुआ है, लोग कई सारे इमेजेस जो है उसके अंदर पड़ी रहती है ना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे जो है, और जो है इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोग जिनको फायदा हुआ होता है आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज करके, उनकी इमेजेस आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। तो वो सारे इमेजेस का एक प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बनाओ। वो फाइल आप अपने पास में रखो। वो फाइल आपके बैग में होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके बिजनेस में आपके आसपास के लीडर्स में जो भी अचीवर्स हैं, आपके आसपास में जो भी अचीवर्स हैं, उनकी जो है आप जो है अचीवमेंट्स का आप अपने पास में टेस्टिमोनियल रखिए कि भाई इसने ये थोड़ा दिखाने के लिए, मतलब वो चीजें होनी चाहिए। हालांकि आपका जो पूरा का पूरा जो आपका फॉलोअप है वो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहिए कि टेस्टिमोनियल दिखा के आप फॉलोअप कर रहे हैं। सिर्फ टेस्टिमोनियल दिखाने पे आपका जो है फॉलोअप पूरी तरह से बेस्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आपके फॉलोअप का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो आपके पास में टेस्टिमोनियल फाइल होनी चाहिए। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास में हमेशा होना चाहिए। आज जमाना बदल गया है, इंटरनेट का जमाना आ गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट्स के अंदर में लिंक बना दिए हैं कई लोगों ने, ज्वाइनिंग लिंक की सुविधा आ गई है। तो कई लोग सोचते हैं कि यार जब ज्वाइनिंग लिंक कंपनी दे रही है तो मैं तो सामने वाले को सिर्फ ज्वाइनिंग लिंक भेजकर भी ज्वाइन करवा सकता हूँ, तो फॉर्म की क्या जरूरत है ना। लेकिन फॉर्म एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल होता है जिसको हम आगे आने वाले डे में हम बात करेंगे। शायद डे 4 के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे। फॉर्म जो होता है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टूल होता है जो आपके पास हमेशा होना चाहिए। ठीक है? इससे आप अपने फॉलोअप में अपने कन्वर्जन रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है? इसके अलावा जो अगली चीज है वो है ड्रीम कार्ड। मतलब आपके पास में एक कार्ड होना चाहिए, चाहे तो आप छपवा लीजिए। ठीक है?
या फिर आप अपनी डायरी में भी वो सारे के सारे ड्रीम्स लिख सकते हैं, जिसमें आपने 20 ऐसी बातें लिखी होनी चाहिए, 20 ऐसे बड़े फायदे जो इस बिजनेस से मिलते हैं, जो ये बिजनेस आपको देता है, 20 ऐसे बड़े फायदे आपने उसके ऊपर लिखे होने चाहिए। तो फॉलोअप में आप इसकी मदद ले सकते हैं, ये आपके काम आता है। ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक राइटिंग पैड होना चाहिए। कोई चीज समझानी है, लिखनी है, तो उसके लिए आपके पास में एक राइटिंग पैड हमेशा होना चाहिए। वो राइटिंग पैड बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। मीडियम साइज का राइटिंग पैड जो आता है वो आप ले सकते हैं, बिना लाइनिंग वाला, जिसमें लाइंस नहीं होती ना, बिना लाइनिंग वाला ऐसा एक राइटिंग पैड आप अपने पास में रख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपके बैग में होनी चाहिए, ये सारी चीजें आपके बैग में होनी चाहिए। और आपको अपने बैग में ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ रखी है। कई लोगों का बैग इतना ज्यादा अनऑर्गेनाइज होता है कि उनको पता ही नहीं रहता कि मेरे बैग में कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो फॉलोअप में क्या होता है, फॉलोअप में वो बैठते हैं, जब उस चीज की जरूरत पड़ती है तो वो अपने बैग के अंदर में टटोलने लग जाते हैं, अपने बैग की सारी पॉकेट्स को चेक करना शुरू कर देते हैं, कहाँ रखा है। फिर वो बैग के अंदर हाथ डाल के ऐसे पता नहीं क्या ढूंढते हैं, जैसे बैग के अंदर हाथ डाल के शायद हैंड ग्रेनेड बाहर निकाल रहे हो, ऐसे बैग के अंदर हाथ डालते हैं, है ना। तो आपने ऐसा नहीं करना है, आपका जो बैग है वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज होना चाहिए। इसके अलावा कुछ वर्चुअल टूल्स भी होते हैं, जैसे वीडियोस होती है, टेस्टिमोनियल की बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ये वर्चुअल टूल में आ जाता है। और कुछ पीपीटीज होती हैं, पावर पॉइंट स्लाइड्स होती हैं, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉलोअप के अंदर में। ठीक है। तो ये सारे टूल्स हैं जो कि आपके पास में सामग्री आपके पास में होनी चाहिए। थोड़ा सा इसको और ज्यादा हम अभी इलेबोरेट करेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है टूल नंबर 1। अभी मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूँ जिस टूल को आप समझा सकते हैं लोगों को और आप अच्छा खासा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास में एक राइटिंग पैड होना चाहिए, राइटिंग पैड। तो अभी जो टूल मैं आपको समझाने वाला हूँ, हालांकि टूल में आपको पावर पॉइंट स्लाइड के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन आप जब अपने जो आपके कस्टमर्स हैं, जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जब आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को इस टूल को समझाओगे तो आप कोशिश कीजिए कि आप राइटिंग पैड पे समझाना। राइटिंग पैड पे समझाने से ज्यादा अच्छा असर पड़ता है। ठीक है। इस टूल को हमने कब चलाना है मैं आपको पहले ये बताता हूँ कि ये टूल चलाना कब है। जब आपका कस्टमर आपसे बोलता है कि ये काम मुझसे नहीं होगा, जब आपको ये ऑब्जेक्शन आता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जब आपको सामने वाला बोलता है कि मुझसे लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, जब आपको सामने वाला कहता है कि मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, जब आपका क्लाइंट आपसे बोलता है कि मैं खुद तो मेंबर बन जाऊंगा लेकिन मैं किसी और को बना नहीं सकता, जब आपसे सामने वाला कहता है कि मुझे बेचना नहीं आता। आते हैं ना ये सारे सवाल हमारे सामने, ये सारी प्रॉब्लम्स आती है ना हमारे सामने, जब सामने वाला कहता है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझसे लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं खुद तो मेंबर बन जाऊंगा लेकिन मैं किसी और को बना नहीं सकता, मुझे बेचना नहीं आता। आते हैं ना इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने। तो जब भी इनमें से कोई भी बात सामने वाले ने बोली तो आपको आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अब ये वाला टूल चलाना है, टूल नंबर 1। ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी सामने वाला ये कहता है तो एक्चुअल में आपने ये वाला टूल चलाना है और इस टूल को बोला जाता है ABC रूल। क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है ABC रूल। ठीक है। ABC रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। सामने वाला पता है ये सारे सवाल क्यों बोल रहा होता है? क्योंकि सामने वाले को लग रहा होता है कि इस बिजनेस में मुझे लोगों को जोड़ना पड़ेगा या मुझे इस बिजनेस में लोगों को बनाना पड़ेगा, ऐसा लग रहा होता है सामने वाले को। तो आप सबसे पहले सामने वाले को ना कंफर्ट कर दीजिए, सामने वाले को सबसे पहले आप कंफर्ट कर दीजिए। ABC रूल। आपने सामने वाले से बोलना है कि सर इस बिजनेस में एक ABC रूल काम करता है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर किसी को जोड़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। सर यकीन मानिए ऐसा मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने जानकारी ली, जब मैंने हमारे सीनियर्स के साथ में बैठा तो उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वो मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक सिस्टम काम करता है और उस सिस्टम के तहत हम यहाँ पर ABC रूल के तहत काम करते हैं। ये ABC रूल हमें ये कहता है कि हमें यहाँ पर ना तो किसी को ऐड करना है ना ही किसी को बिल्ड करना है। देखिएगा
क्या करना है? हमने किसी को ऐड भी नहीं करना है, हमने किसी को बिल्ड भी नहीं करना है, ना तो किसी को जोड़ने की जरूरत है, ना ही किसी को बनाने की जरूरत है इस बिजनेस के अंदर में। ठीक है? क्योंकि जोड़ने का काम डॉक्टर का होता है, वो जोड़ता है टूटे फूटों को, है ना? तो हमने जोड़ना नहीं है यहाँ पर किसी को, हमने किसी को बनाना भी नहीं है, कुछ बिल्ड भी नहीं करना है हमने यहाँ पर। ठीक है? ये बिजनेस इतना आसान है सर, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। यहाँ पर सी यानी कि हमने यहाँ पर क्या करना है? सिर्फ लोगों को कनेक्ट करना है। कनेक्ट क्या करना है? हमने यहाँ पर सिर्फ लोगों को कनेक्ट करना है। यही चीज समझाइए सामने वाले को कि सर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ किसी को जोड़ना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, लेकिन सर ये जोड़ने बनाने का काम नहीं है। यहाँ पर हमें सिंपल सा एक काम करना होता है कि हमें यहाँ पर लोगों को कनेक्ट करना होता है। कनेक्ट। ठीक है? अब उस व्यक्ति को आगे समझाइए, आप उनसे बोलिए, देखिए सर मैं आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में करना क्या होता है यहाँ पर। ये सर आप है, यहाँ पर लिखा हुआ है यू, ये सर आप है ना? और ये है आपका सोशल सर्किल, ये आपका सोशल सर्किल है। आपके सोशल सर्किल में आ जाते हैं आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव, आपके नेबर्स, आपके कलीग्स, आपका पास्ट सर्किल, यानी कि पहले आप जिस शहर में रहते थे वहाँ जो भी लोग थे आपके जान पहचान वाले, वो आपका पास्ट सर्किल हो गया। यानी कि ऐसे लोग जिनको आप पहले जानते थे लेकिन अभी टच में नहीं हो, वो आपका पास्ट सर्किल हो गया। ठीक है? ये सबका सब आपका सोशल सर्किल है। ठीक है? आपने सामने वाले को बताना है कि सर इस बिजनेस के अंदर हमें कोई भी ज्यादा बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या है? हमको कंपनी ने एक सिस्टम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक सिस्टम दिया हुआ है। हमने सिर्फ इस बिजनेस के अंदर इतना सा काम करना है कि हमने अपने सर्किल को इस सिस्टम से कनेक्ट करते जाना है। हमने अपनी तरफ से किसी को कुछ समझाना नहीं है, हमने अपनी तरफ से किसी को कुछ बताना नहीं है। समझाने के लिए यहाँ पर सिस्टम है, बताने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे अच्छे समझदार लोगों का सपोर्ट यहाँ पर मिलता है। तो बताने और समझाने के लिए यहाँ पर सिस्टम और लीडर्स हैं, इसलिए हमें अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं लगाना है। हमने सिर्फ अपने साथ के लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कर देना है। यानी कि जो भी आपका सोशल सर्किल है, उस सोशल सर्किल में जितने भी लोग हैं उन लोगों से आपने एक एक करके उन लोगों से आपने हमको मिलाते चले जाना है। बस आपने इतना ही काम करना है। यानी कि आपने यहाँ पर एज अ लिंक काम करना है, एज अ लिंक। ठीक है? अब आप सामने वाले को ये समझाइए कि अगर आप इस बिजनेस में एज अ लिंक भी काम करते हैं, सिर्फ एज अ लिंक काम करके आप इस बिजनेस के अंदर में कैसे सक्सेस हो सकते हैं, ये आप सामने वाले को अब समझाइए। ठीक है? आप उन्हें एक स्ट्रेटेजी समझाइए, 4 इयर्स वर्किंग स्ट्रेटेजी, 4 साल की वर्किंग स्ट्रेटेजी आप सामने वाले को समझाइए। 4 साल की वर्किंग स्ट्रेटेजी। ठीक है? ये 4 साल की वर्किंग स्ट्रेटेजी समझाने से पहले आप सामने वाले से एक सवाल पूछिए, क्योंकि ये सवाल का जवाब से ही आप आगे चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। आप सामने वाले से सवाल पूछिए कि सर आपने शादी करी थी, आपकी शादी में आपने कितने गेस्ट बुलाए थे, या आपके भाई की अगर शादी हुई थी तो आपके भाई की शादी में कितने गेस्ट बुलाए गए थे, या आपके सिस्टर की अगर शादी हुई थी तो आपके सिस्टर की शादी में आपने कितने गेस्ट बुलाए थे। या अगर आप आने वाले भविष्य में अगर आपकी शादी नहीं हुई है, जिस व्यक्ति की शादी नहीं हुई है, आप उससे पूछ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति अगर नहीं रहती है, ठीक है, वैसे लॉकडाउन जो एक विशेष स्थिति है ना, लेकिन अगर लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं रहती है और आप अपनी पूरी क्षमता के अनुसार अगर लोगों को बुला सकने की आपको छूट मिली है, तो आप कितने लोगों को बुलाओगे अपनी शादी में? ये सवाल आपने सामने वाले से पूछना है। तो सामने वाला आपको कुछ ना कुछ जवाब देगा, 200, 400, 500, 700, 1000, इस तरीके से आपको सामने वाला कुछ ना कुछ जवाब जरूर देगा। और जैसे ही सामने वाला आपको जवाब देता है, उसके बाद आपने एक फैक्ट सामने वाले को समझाना है। आपने एक फैक्ट वाली बात रखनी है। आपने उन्हें बताना है कि सर आपको पता है कि एक एवरेज पर्सन जिसकी एज 21 साल या उससे ज्यादा होती है, वो कम से कम 100 लोगों को जरूर जानता है। ये फैक्ट बताना है आपने उनको कि सर क्या आपको पता है कि एक एवरेज पर्सन जिसकी एज 21 साल या उससे ज्यादा होती है, वो कम से कम 100 लोगों को जरूर जानता है। ये पता है सर आपको? और आपने सर कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये जो आपके जो 100 लोग हैं, 100, 200, 500 जो भी आपने नाम लिया है, आपने बस इन लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कर देना है, हम लोगों से मिलाते चले जाना है।
आपने सिर्फ ये काम करना है। अब सर अगर आप सिर्फ इतना भी काम करते हैं तो भी आप आने वाले समय में कैसे इस बिजनेस से सक्सेस हो जाएंगे, मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए सर, सवाल मेरा आपसे ये है कि सर 100 लोगों से मिलने में या 100 लोगों को अगर बात की जाए हमसे मिलवाने में तो आपको कितना टाइम लग सकता है। दूसरा सवाल आप ये पूछिए कि सर 100 लोगों से मिलने में कितना टाइम लग जाएगा। तो कोई व्यक्ति आपको बोलेगा कि 10 दिन, कोई व्यक्ति आपसे बोलेगा 15 दिन, कोई व्यक्ति आपसे बोलेगा 1 महीने में 100 लोगों से मिला सकता हूँ, कोई व्यक्ति आपसे बोलेगा 2-3 महीने में 100 लोगों से मिला सकता हूँ, है ना। तो आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि सर देखिए अगर एक दिन में एक आदमी से भी बात करें, अगर एक दिन में एक आदमी से बात करें तो अगले 100 दिन में 100 लोगों से बात की जा सकती है ना। सही है कि नहीं है? सामने वाले बोलेगा हाँ बिल्कुल सही है। बोला सर अगर एक दिन में 2 लोगों से बात करें तो, अगर एक दिन में 2 लोगों से बात करें तो अगले 50 दिन में 100 लोगों से बात करी जा सकती है। सही है कि नहीं है? बोला हाँ बिल्कुल सही है। बोला सर अगर एक दिन में 5 लोगों से बात करें तो यही काम 20 दिन में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फिर आप सामने वाले को बोलिए कि सर मान लेते हैं कि 20 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 5 महीना नहीं, 6 महीना नहीं। आप सामने वाले से पूछिए और आपकी आवाज में दम होना चाहिए। आप सामने वाले से पूछिए कि क्या सर 1 साल में 100 लोगों से मिला जा सकता है कि नहीं मिला जा सकता है। सर दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए कि क्या 1 साल में 100 लोगों से मिला जा सकता है कि नहीं मिला जा सकता है। क्या अगले 1 साल में 100 लोगों को सिस्टम से कनेक्ट किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। आप ये सामने वाले से पूछिए। तो कोई भी ऐसा क्लाइंट, कोई भी ऐसा कस्टमर, कोई भी ऐसा प्रोस्पेक्ट नहीं होगा जो आपको बोलेगा नो सर नहीं मिला जा सकता। हर किसी का जवाब यस ही आएगा, ठीक है। और जैसे ही सामने वाले का जवाब यस आया, आपने आगे का कार्यक्रम चालू कर देना है। अब आपने ये 4 इयर्स की वर्किंग स्ट्रेटेजी बतानी है। देखिए सर होता ये कि अगले 1 साल में जैसे ही आप 100 लोगों को ये इस बिजनेस के बारे में बताते हैं तो लॉ ऑफ एवरेज के अनुसार कम से कम 10 लोग आपके साथ जरूर ज्वाइन करते हैं। वैसे तो हमारा जो सिस्टम काम करता है, सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्यादा ही लोग आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, लेकिन फिर भी एक मिनिमम कंडीशन हम लेकर चल रहे हैं कि 100 में से बुरी कंडीशन में कम से कम 10 लोग आपके साथ जरूर ज्वाइन करते हैं। अब होता क्या है, जो 10 लोग आपके साथ में ज्वाइन करे हैं उनके साथ भी ये सिस्टम काम कर रहा है। यही ABC रूल, यही सिस्टम उनके साथ भी काम कर रहा है। और ये 10 लोग भी अगर अगला 1 साल पूरा का पूरा लगा देते हैं और ये 10 लोग भी अगर सिर्फ 100 लोगों को अगले 1 साल में मिलवाते हैं, इस सिस्टम से अटैच करते हैं और इन 10 के साथ भी सेम प्रोसेस रिपीट होती है। इन्होंने भी 100 लोगों को 1 साल में कनेक्ट किया और 1 साल में सिर्फ 10 लोग ही इनके साथ कनेक्ट हुए, तो आपके साथ दूसरे साल में कितनी टीम बनती है? 10 गुणा 10 यानी कि 100 लोगों की टीम आपके साथ बनती है। अब ऐसे में सामने वाला आपसे एक सवाल पूछ सकता है, ऐसे में सामने वाला आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि सर मैंने तो 1 साल में 100 लोगों को प्लान दिखा दिया या 100 लोगों को सिस्टम से कनेक्ट कर दिया, लेकिन इन 10 लोगों की क्या गारंटी है कि ये लोग भी काम करेंगे? हो सकता है ये लोग काम ही ना करें, है ना। तो आपने वहां पर सामने वाले को जवाब देना है कि सर आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं मानता हूं कि ये जो 10 लोग आपके साथ ज्वाइन हुए, हो सकता है इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा हो जो काम ही ना करे, लेकिन इन्हीं 10 में से कोई व्यक्ति ऐसा भी तो हो सकता है ना जो 100 लोगों को एक ही महीने में प्लान दिखा दे। ये भी तो पॉसिबिलिटी है। बोला हाँ सर पॉसिबिलिटी तो है। बोला हाँ सर, हमने दोनों पॉसिबिलिटी को मिक्स करते हुए एक एवरेज की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज को लेते हुए बीच का एक एवरेज निकाल रहे हैं कि कुछ 2-4 लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत फास्ट स्पीड से काम करेंगे। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर हम लेकर चले, अगर 10 के साथ में सिर्फ 10-10 लोग भी पूरे साल भर में आ गए तो आपके साथ दूसरे साल में टीम बनती है 100 लोगों की। इसी तरीके से 100 लोगों के साथ भी लॉ ऑफ एवरेज फॉलो कर रहे हैं और यही सिस्टम काम कर रहा है। इसी तरीके से काम हो रहा है कि 100 लोगों ने भी पूरे साल भर के अंदर अगर 100 लोगों को भी प्लान दिखाया और इन 100 लोगों के साथ भी पूरे साल भर में सिर्फ 10-10 लोग भी आ गए तो आपकी तीसरे साल में टीम बनती है 1000 लोगों की। और इसी प्रकार से चौथे साल में भी सेम प्रोसेस रिपीट होती है, सेम सिस्टम काम करता है, सेम ABC रूल काम करता है और ये सारे लोग भी एज अ लिंक काम करते रहते हैं, एज अ लिंक काम करते रहते हैं। और इन 1000 लोगों के साथ
भी पूरे साल भर में इन 1000 लोगों ने भी 100 लोगों को प्लान दिखाया, और इन 1000 लोगों के साथ भी पूरे साल भर में सिर्फ अगर 10 लोग भी कनेक्ट होते हैं तो चौथा साल खत्म होते होते आपकी टीम बनती है कम से कम 10,000 लोगों की। कितना? 10,000 लोगों की। और 10,000 लोगों की टीम पर आपकी जो यहाँ से मिनिमम इनकम निकल कर आती है वो निकल कर आती है तकरीबन 40 से 50 लाख रुपए। अब ये जो 10,000 लोगों की टीम पर जो इनकम बनेगी वो आपकी कंपनी के प्लान के अनुसार देखो आप कि 10,000 लोगों की टीम पर आपकी कितनी इनकम बनेगी। ज्यादातर कंपनीज के प्लान के अकॉर्डिंग 10,000 लोगों की टीम पर कम से कम 40 से 50 लाख की इनकम तो बनी जाती है। कुछ कंपनीज में 70-80 लाख रुपए की इनकम भी बन जाती है 10,000 लोगों की टीम बनाने पे। ठीक है, ये आपके प्लान के ऊपर है। तो आप सामने वाले से बोल सकते हैं कि सर 10,000 लोगों की टीम पर अगले 4 साल में सिर्फ एज अ लिंक काम किया आपने, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, आपको अपनी जॉब डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, आपको अपना एग्जिस्टिंग बिजनेस डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, आप आज की डेट में जो भी काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने अपने सर्किल को आपने लिंक कर दिया और इस तरीके से सिस्टम के साथ में आप जुड़े रहते हैं तो अगले 4 साल में आपको यहाँ से कम 40 से 50 लाख रुपए की इनकम आती है सर। और अगर इस 40 लाख को भी अगर मैं डिवाइड कर लूं 4 सालों में तो 1 साल की इनकम लगभग 10 लाख रुपए निकल कर आती है सर। और ये 10 लाख को भी अगर मैं महीने में डिवाइड कर लूं तो महीने की इनकम तकरीबन 80 से 90 हजार रुपए निकल कर आती है सर, मंथली इनकम। और आप मार्केट में देख सकते हैं सर कि मार्केट में 80 से 90 हजार रुपए महीना कमाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं कर रहे। मार्केट में 80 से 90 हजार रुपए महीना आज की डेट में कौन कमा रहा है आप देख सकते हैं मार्केट में। या तो कोई क्लास 1 ऑफिसर होगा वो कमा रहा है, ठीक है, या फिर एक ऐसा व्यक्ति मार्केट में 80 से 90 हजार रुपए या लाख 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है जिसने करोड़ों रुपया मार्केट में लगाया हुआ है, या तो वो व्यक्ति कमा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि आप कितनी आसानी से उस इनकम को कमा सकते हैं पार्ट टाइम में, वो भी बिना कोई रिस्क लिए हुए। इस काम में किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं है सर। इस तरीके से ये 4 इयर्स की वर्क स्ट्रेटेजी आप सामने वाले को समझाइए जब भी सामने वाला आपसे सवाल करता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये है 4 साल की वर्किंग स्ट्रेटेजी। ये है टूल नंबर 1। ये है टूल नंबर 1। ठीक है, इस टूल को आप जितना ज्यादा मार्केट में चलाएंगे इसको समझाना बहुत आसान है एक्चुअल में। ठीक है, इसको समझाना बहुत आसान है और ये लोगों को इजीली समझ में भी आता है। तो अगर इस तरीके से आप आसान चीजों को समझाएंगे, चीजों को आसान करके समझाएंगे तो आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके साथ में जरूर कनेक्ट होगा। अगर आप सही सोच के साथ बैठे हैं अपने प्रोस्पेक्ट के सामने तो आपको बहुत ज्यादा टेक्निक्स भिड़ाने की जरूरत नहीं है। आसान बातें करके आप अपने प्रोस्पेक्ट को अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, अब है कुछ इम्पोर्टेंट सवाल हैं, उनके जवाब मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब में ज्यादातर लोग फंस जाते हैं, अटक जाते हैं। कुछ ऐसे सवाल यहाँ पर मैं आपके सामने यहाँ पर रख रहा हूँ और उन सवालों के जवाब मैं आपको यहाँ पर इस सेशन के अंदर में क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है, और कैच करना। और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर इन सवालों का जवाब दूंगा मार्केट में भी आप उसी तरीके से इन सवालों को हैंडल करेंगे, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अंदर में पहला सवाल जो है आपके सामने जो आता है, लोग बोलते हैं, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बोलता है कि सर लोग क्या कहेंगे, इस बिजनेस को करेंगे तो लोग हमसे मिलने से कतराएंगे। प्रोस्पेक्ट आपसे क्या बोल रहा है कि लोग क्या कहेंगे सर अगर मैं आपके साथ ज्वाइन तो कर लूं, आपका प्रपोजल बढ़िया दिख रहा है, कंपनी बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये जो काम है ना, इस तरह का काम अगर मैं करूंगा तो लोग जो है पता नहीं मेरी इमेज खराब हो जाएगी, पता नहीं लोग क्या कहेंगे। और इस तरह का काम करने वाले लोगों को मैंने देखा है सर पहले। इस तरह का काम जो भी लोग करते हैं उनके अपने लोग उनसे कतराने लग जाते हैं, उनके अपने लोग उनसे दूर होने लग जाते हैं।
ऐसा मैंने देखा है सर मार्केट में। अब इस तरह का सवाल अगर आपके सामने आ रहा है तो आपने इसको हैंडल कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो वही फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक है ना, फील फेल्ट फाउंड वाली टेक्निक कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया नहीं था, जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत नहीं करी थी, जब मुझे बिजनेस प्लान दिखाया गया था तो मेरे मन में भी यही सवाल था, क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में आने से पहले एक जो है क्लास 1 ऑफिसर था और मेरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी। तो मेरे मन में भी ये सवाल था कि अगर मैं अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के साथ में अगर इस बिजनेस को करूंगा तो यार मेरे को लोग क्या कहेंगे, जो मेरा सर्किल में जितने भी लोग हैं, हाईली क्लासिफाइड लोग हैं, अच्छे खासे प्रोफाइल वाले लोग हैं, वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो मुझे क्या कहेंगे। मेरे मन में भी ये शंका चल रही थी। लेकिन फिर जब मेरे अपलाइन ने मुझसे बात करी, जो मेरा स्पॉन्सर है, जब उन्होंने मुझे समझाया तो उन्होंने कुछ पॉइंट्स मेरे सामने रखे जिससे कि मेरा दिमाग खुल गया और फिर मेरे को डिसीजन लेने में आसानी हो गई। फिर मैंने इस बिजनेस में डिसीजन लिया और वही चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। तो सर सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है कि सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे। लोग दुनिया में जितने भी असफल लोग हैं ना, उनमें सबसे कॉमन बीमारी जो आपको मिलेगी वो यही है कि वो इसलिए असफल नहीं है कि उनमें क्षमता की कमी है, बल्कि उनके वो इसलिए असफल है क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस बारे में परवाह है उनको। ठीक है, ये सबसे बड़ी बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं जब आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं। तो जब आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तब भी लोग बोलेंगे ही। ठीक है, तो इससे बढ़िया ये है कि आप कुछ कर लो, कुछ अच्छा बढ़िया काम कर लो। ठीक है, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो बोलने वालों के मुंह अपने आप ही बंद हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग। इस पॉइंट को आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना है जब इस तरह की बातें आती हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 जो आपने रखना है वो है कि लोग तो सर हर परिस्थिति में कहेंगे ही कहेंगे, है ना। जब आपका इस बिजनेस के अंदर शुरुआती दौर होगा ना, तब भी लोग आपको कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। लोग बोलेंगे यार ये आदमी पागल हो गया है, अच्छी खासी जॉब चल रही है उसके बाद भी ये बिजनेस कर रहा है, पता नहीं इसको क्या जरूरत थी ये बिजनेस ज्वाइन करने की, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। शुरुआत में लोग आपको ऐसा बोलेंगे। फिर लोग क्या करेंगे, जब आपको थोड़ी सी सक्सेस मिलने लग जाएगी तो लोग बोलेंगे कि आजकल तो इसके हाव भाव भी बढ़ गए हैं, आजकल तो ये मिलता ही नहीं है, आजकल तो ये बात ही नहीं करता है, आजकल तो ये घमंड में आ गया है। इस तरीके के लोग बातें करेंगे। बोला ये लोगों को टोपी पहनाने का काम करता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है। इस तरह की बातें लोग करेंगे। और फिर जब आप सक्सेस हो जाएंगे ना, जब आपको बड़ी सक्सेस मिल जाएगी तो उसके बाद लोग बोलेंगे कि यार ये आदमी सक्सेस हुआ, इसने और लोगों को तो अच्छे से समझाया लेकिन इसने हमें अच्छे से नहीं समझाया, क्योंकि ये ना मुझे ज्वाइन नहीं करवाना चाहता था, इसलिए इसने मुझे अच्छे से समझाया नहीं था उस समय। वरना ऐसा कोई रीजन थोड़ी था कि ये सक्सेस हो गया और मैं इस बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकता था। मैं भी सक्सेस हो सकता था इस बिजनेस में यार, लेकिन ना इसने मुझे अच्छे से समझाया नहीं था उस समय, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मैं भी इस बिजनेस में ज्वाइन कर लूं। लोग जब आप सक्सेस हो जाओगे ना, तब भी आपको क्रिटिसाइज करना नहीं छोड़ेंगे। आप ये समझाइए सामने वाले को कि लोग आपको क्रिटिसाइज करना तो तब भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले तब भी मिल जाएंगे। जब आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे तो लोगों की बातों की क्या परवाह करना है। ठीक है, लोग तो हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ कहेंगे ही कहेंगे। फिर उनके सामने पॉइंट नंबर 3 आपने जो रखना है वो ये है कि सर हर महान इंसान के साथ यही होता है। आप देखिए कि हर महान इंसान के साथ में यही होता है। हर महान इंसान को ताने झेलने पड़े हैं, विरोध झेलना पड़ा है, लोगों ने उनकी बुराई करी है, लोगों ने उनको तोड़ने की कोशिश करी है। हर महान इंसान के साथ यही तो हुआ है सर। और जब हर महान इंसान के साथ में ऐसा ही हुआ है तो आप कुछ अलग थोड़ी हैं। आपके लिए ये दुनिया बदल थोड़ी जाएगी, ये दुनिया आपके लिए भी वैसी रहने वाली है। तो लोग क्या कहेंगे इस बात से डर के अगर आप बैठे रहे तो सर आप अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लोग क्या कहेंगे अगर इस बात की परवाह है तो
इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है कि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में महान काम किया है, जिस भी इंसान ने अपने नाम को अमर किया है इस दुनिया में, उसने लोगों की परवाह नहीं करी है, उसने लोगों की बातों की परवाह नहीं करी, इसलिए वो इंसान महान बना है। और हर किसी के साथ में यही होता है सर, आपके साथ भी होगा, लेकिन उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। हम आपके साथ खड़े हैं ना। और उन्हें बताइए सर, पीएम का पुतला फूंका जाता है, एक मजदूर का पुतला नहीं, कोई नहीं फूंकता। जो आपसे ऊंचे स्तर पर है ना, जो बड़े स्तर पर है, जो बड़े लोग हैं, जो बड़े उद्देश्य के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उन्हीं का पुतला फूंका जाता है, उन्हीं की बेइज्जती करी जाती है, उन्हीं का विरोध किया जाता है, जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं। छोटे उद्देश्य के लिए काम करने वाले इंसान का कोई पुतला फूंकता है क्या? कोई नहीं फूंकता। सिर्फ बड़े लोगों का, जिनके सर पे बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रहे होते हैं, जो बड़ी जिंदगी जी रहे होते हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों का तो पुतला फूंका जाता है। पीएम का पुतला फूंका जाता है, मजदूर का पुतला नहीं फूंकता कोई। ठीक है? यानी जब भी आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे। जब भी आप ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो लोग तो विरोध करेंगे ही करेंगे, ये बात तय है सर। तो लोगों की बात क्या सुनना है? फिर उन्हें बताइए कि सर एक्चुअल में हमें चिंता ना लोगों की नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें चिंता अपने कर्मों की करनी चाहिए। हमें चिंता सर लोगों की नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने कर्मों की करनी चाहिए। कोई हमारी तारीफ करता है तो हम भूल जाते हैं, और क्रिटिसाइज करता है तो हम दिल पे ले लेते हैं। आप उन्हें बताइए कि सर जब आप इस बिजनेस के अंदर काम करेंगे ना, तो मैं मानता हूं कि कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करने वाले जरूर मिलेंगे, लेकिन उनसे कहीं गुना ज्यादा लोग आपको इस बिजनेस में आपकी तारीफ करने वाले मिलेंगे। मैं मानता हूं सर आपको कि कुछ क्रिटिसाइज करने वाले लोग आपको मिलेंगे जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा लोग आपको तारीफ करने वाले मिलेंगे इस बिजनेस के अंदर, तारीफ करने वाले। असफल इंसान वो होता है जो तारीफ करने वाले लोगों को भूल जाता है और क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की बातों को दिल पे ले लेता है, वो असफल इंसान होता है। और सफल इंसान कौन होता है? सफल इंसान वो होता है जो क्रिटिसाइज करने वाले लोगों की बातों को दिल पे बिल्कुल भी नहीं लेता है, उन्हें इग्नोर कर देता है। उन्हें सिर्फ वही लोग याद रहते हैं जो तारीफ कर रहे हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्हें वो सिर्फ सपोर्टर्स ही दिखाई देते हैं, उसको क्रिटिसाइज करने वाले लोग तो दिखाई नहीं देते, और तभी वो इंसान सफल हो पाता है। तो अगर आपको भी जीवन में सफल होना है सर, तो आपको भी क्रिटिसाइज करने वाले लोगों को इग्नोर करना होगा, और जो बहुत सारे तारीफ करने वाले लोग आपके साथ में आएंगे, बहुत सारे लोग जो आपके विचारों से एग्री होकर आपके साथ में ज्वाइन करेंगे, आपको सिर्फ उनकी चिंता करने की जरूरत है। सिर्फ उनकी बातें सुनिए, बाकी दुनिया तो भगवान राम से भी परेशान है। ठीक है? इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है? आप सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं इस तरीके से रिप्लाई करके। दूसरा सवाल आपके सामने आता है कि सर अगर मैंने किसी को फंसा के मेंबर बना ही लिया और वो आगे 2 मेंबर नहीं बना पाया, तो वो मुझे गाली देगा, है ना? कई लोगों के मन में सवाल होता है कि सर मैं तो ज्वाइन कर लूंगा और मैं सामने वाले को ज्वाइन भी करवा लूंगा, लेकिन मैं जिसको ज्वाइन करवा पाऊंगा, अगर उसने किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाया, अगर वो आगे टीम नहीं बना पाया, तो वो तो मुझको ही गाली देगा ना। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा कुछ लोगों के सामने सवाल आ जाता है कि सर मैं खुद तो ज्वाइन हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जिसको ज्वाइन करवा पा रहा हूँ, मैं जिसको ज्वाइन करवाऊंगा, अगर वो आगे किसी को ज्वाइन नहीं करवा पाया, तो वो मुझे बद्दुआ देगा, मुझे उसकी आह लगेगी, वो मुझे गाली देगा। इस तरह का सवाल जब आपके सामने आता है तो कैसे हैंडल करना है मैं आपको बताता हूँ। आपने हैंडल करना है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। अब मैं आपको डायलॉग बाय डायलॉग बताता हूँ, ये डायलॉग आपने एज इट इज बोल देना है, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है?
आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, पहले मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी, लेकिन इस बिजनेस को जब मैंने गहराई से समझा तो मुझे समझ में आया कि यहाँ फंसने, फंसाने, गाली देने या आह लगने जैसी तो कोई बात है ही नहीं। ये बात मुझे कब समझ में आई? जब मैंने इस बिजनेस को गहराई से समझा। सर एक्चुअली अब आपने क्या समझाना है आगे बहुत ध्यान से समझना। देखिए आगे बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है। सर एक्चुअली हम यहाँ किसी को मेंबर नहीं बनाते हैं, बल्कि हम यहाँ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं। सही है कि नहीं है? हम किसी को मेंबर बनाने के लिए थोड़ी बाहर निकल रहे हैं, हम तो प्रोडक्ट शेयर करने के लिए बाहर निकलते हैं। हम लोगों को प्रोडक्ट शेयर करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को खरीद के आगे रिकमेंड करने पे और संगठन बनाने पे जो निश्चित कमीशन मिलता है, उस कमीशन की जानकारी लोगों को देते हैं। हम मेंबर थोड़ी बना रहे हैं, हम मेंबर बनाने के लिए बाहर थोड़ी निकल रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं मार्केट में? बोला हमारा काम क्या है, हम क्या काम करते हैं मार्केट में? हम यहाँ पर सर किसी को मेंबर नहीं बनाते हैं, बल्कि हम यहाँ इस कंपनी के प्रोडक्ट्स को शेयर करते हैं सर, और उन प्रोडक्ट्स को खरीद के और आगे रिकमेंड करने पर और संगठन बनाने पर जो निश्चित कमीशन मिलता है उसकी जानकारी देते हैं लोगों को। अब करना ना करना ये तो सामने वाले का डिसीजन है ना। समझ में आ गया? और आगे आपने इसको और फर्दर कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको बताता हूँ। इसी चीज को और आगे फर्दर कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको बताता हूँ। ट्रेन आ गई। चलिए इसी सवाल को आगे और कैसे एक्सप्लेन करना है मैं आपको बताता हूँ। अगला डायलॉग आपने क्या बोलना है कि सर जब ज्वाइन करना नहीं ज्वाइन करना सामने वाले का डिसीजन है, तो अब इस सिचुएशन में सामने वाले का या तो फायदा हो सकता है या फिर बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये बोलना है आपने कि सर जब हम इस बिजनेस के बारे में लोगों को बताते हैं और सामने वाला हमारे साथ में ज्वाइन कर लेता है, तो दो बातें होंगी, या तो उसका फायदा होगा या फिर बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या होगा? या तो उसका फायदा होगा या फिर बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि यदि उसने टीम नहीं भी बनाई या किसी को आगे कुछ भी शेयर नहीं भी किया, तो भी उसको प्रोडक्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना। सो दिस इज एक्चुअली विन विन सिचुएशन। इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है? विन विन सिचुएशन। यहाँ पर या तो फायदा है या फिर बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है? इसको क्या कहा जाता है? विन विन सिचुएशन बोला जाता है। यहाँ पर किसी का भी नुकसान होने का कोई खतरा ही नहीं है, तो सामने वाला आपको बद्दुआ देगा या गाली देगा ऐसा कोई चांस ही नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अब आपने आगे आपने सामने वाले के माइंड को कैसे मोल्ड करना है, सामने वाले के माइंड को पॉजिटिव कैसे करना है, ये आप समझिए। उसके माइंड को पॉजिटिव करने के लिए अब आपने ये डायलॉग मारना है कि लेकिन जरा सोचिए, अगर उसने कुछ मेहनत करके यहाँ एक बड़ी टीम बना ली तो क्या होगा? सर आपकी बात सही है, अगर वो टीम नहीं बना पाया तो बात समझ में आ गई। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि अगर उसने कुछ मेहनत यहाँ पर करी और यहाँ पर एक टीम बना ली तो क्या होगा? अब आप उसको ये समझाइए कि अगर उसने यहाँ पर मेहनत करके टीम बना ली तो क्या फायदा मिलेगा उस व्यक्ति को? उसे कभी ना रुकने वाली एक ऐसी आमदनी शुरू हो जाएगी जो उसके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। सही है कि नहीं है? आप ये चीज समझाइए कि लेकिन जरा सोचिए, अगर उसने कुछ मेहनत करके यहाँ एक बड़ी टीम बना ली तो क्या होगा? उसे कभी ना रुकने वाली एक ऐसी आमदनी शुरू हो जाएगी जो उसके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आती रहेगी। और वैसे भी यहाँ कोई बाबा जी का भंडारा तो चल नहीं रहा है कि बिना काम किए ही यहाँ पर पैसा मिलने लग जाए। अब आप उसके दिमाग को ना उसकी धूल साफ करिए, उसको बोलिए कि सर यहाँ पर कोई बाबा जी का भंडारा थोड़ी चल रहा है कि यहाँ पर बिना काम किए ही पैसा मिलने लग जाए। जैसा दुनिया में हर जगह होता है वैसा यहाँ भी होता है। दुनिया में हर जगह काम जब करते हैं तो पैसा मिलता है, यहाँ पर भी सेम चीज है, काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। सिंपल। कोई काम भी नहीं करेगा और आपको गाली भी देगा, ऐसा इस बात का तो कोई तुक नहीं बनता है ना। आप उन्हें बताइए कि जब सामने वाला काम भी नहीं कर रहा है और आपको गाली भी दे रहा है
तो इस बात का कोई तुक बनता है क्या? इस बात का तो कोई तुक ही नहीं बनता है ना। तो इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको कि अगर वो सामने वाले 2 लोग नहीं बना पाया तो फिर वो मेरे को गाली देगा, ऐसी इस बात के लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। काम करेगा तो उसको भी पैसा मिलेगा, काम करेगा तो उसकी भी टीम बनेगी, वो भी सक्सेस होगा। और अगर उसने काम ही नहीं किया है, जब वो खुद ही काम नहीं कर रहा है तो आपको क्यों गाली देगा? गलती तो उसकी है ना। इस सवाल को ऐसे हैंडल कीजिए। अब इसके बाद आता है अगला सवाल, बहुत महत्वपूर्ण। कुछ लोगों का यह मानना होता है और वो सीधे सीधे आपसे बात करते हैं कि सर इस बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है और कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। क्या है कि सर इस बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है और कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। जशोदा वर्मा मैम का कमेंट आया हुआ है यहाँ पर। जशोदा वर्मा मैम का कमेंट आया हुआ है कि सर क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है ना, ये पीपीटी हम लोग अवेलेबल करवा देते हैं। ये पीपीटी आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है? तो ये पीपीटी आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है? पीपीटी लेने का प्रोसीजर पता है ना आप लोगों को? चलिए लास्ट में बात करेंगे उसके बारे में, पहले इस सवाल पे बात कर लेते हैं जो सवाल आपके सामने है। लोग बोलते हैं कि सर इस बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है और कदम कदम पर झूठ बोलना पड़ता है। अब ऐसे में आपने क्या जवाब देना है? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, आपके डर को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मुझे भी दरअसल इस बिजनेस में आने से पहले यही लगता था कि ये झूठ बोलने वालों का बिजनेस है, चालाकी करने वालों का बिजनेस है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था। लेकिन सर जब मैंने इस बिजनेस को गहराई से समझा और ट्रेनिंग ली तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे मुझे इस बिजनेस से प्यार हो गया। मुझे कुछ ऐसा पता चला जिससे कि मुझे इस बिजनेस से प्यार हो गया, ठीक है? दरअसल बात जब बिजनेस की आती है ना, तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचर के हिसाब से बिजनेस एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। दरअसल बात जब बिजनेस की आती है तो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि नेचर के हिसाब से बिजनेस एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। 1 टाइम सेल वाला बिजनेस और रिपीट सेल वाला बिजनेस, ये 2 तरह के बिजनेस होते हैं, ठीक है? आप उन्हें बताइए, जो भी व्यक्ति कह रहा है कि सर इस बिजनेस में चालाकी चाहिए होती है, इस बिजनेस में झूठ बोलना पड़ता है, आप उसे समझाइए कि सर बिजनेस एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। एक बिजनेस होता है 1 टाइम सेल वाला और दूसरा बिजनेस होता है रिपीट सेल वाला, ठीक है? फिर उन्हें आगे एक्सप्लेन कीजिए कि सर जिस बिजनेस में 1 टाइम सेल होती है ना, वहाँ बिजनेसमैन जानता है कि ये कस्टमर दोबारा लौटने वाला नहीं है। जिस बिजनेस में 1 टाइम सेल होती है वहाँ पर बिजनेसमैन को पता होता है कि ये जो कस्टमर है ये दोबारा लौटने वाला नहीं है, ये दोबारा तो लौटेगा नहीं। तो ऐसे में वहाँ पे कुछ बिजनेसमैन कभी कभी चालाकी या झूठ का इस्तेमाल कर लेते हैं ज्यादा सेल हासिल करने के लिए। 1 टाइम सेल वाले बिजनेस में ऐसा होता है क्योंकि बिजनेसमैन को पता है कि कस्टमर दोबारा लौटने वाला तो है ही नहीं, तो एक ही बार में इसको जितना काट सकते हो काट लो। तो वहाँ पर क्या करता है, कुछ बिजनेसमैन होते हैं कभी कभी चालाकी या झूठ का इस्तेमाल कर लेते हैं ज्यादा सेल हासिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसमैन को कस्टमर से रिलेशन बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। 1 टाइम सेल वाले बिजनेस में बिजनेसमैन को कस्टमर से रिलेशन बनाने की जरूरत नहीं होती, तो इसलिए वो झूठ भी बोल सकता है, चालाकी भी कर सकता है और करते भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कस्टमर दोबारा आने वाला, वापस आने वाला नहीं है। लेकिन सर हमारे बिजनेस में रिलेशन बिल्डिंग होती है। अब आप उन्हें बताइए कि आपके बिजनेस में चालाकी या झूठ बोलना क्यों नहीं होता। आप उन्हें बताइए कि सर हमारे बिजनेस में ना रिलेशन बिल्डिंग होती है सर। यहाँ हमारे कस्टमर के साथ जीवन भर के संबंध बन जाते हैं, और जहाँ जीवन भर के रिलेशंस की बात आती है ना, तो वहाँ पर झूठ और चालाकी से काम नहीं चल सकता। ये आप उन्हें समझाइए कि झूठ और चालाकी से काम नहीं चल सकता। हम इस बिजनेस को सच्चाई से करते हैं और एक दूसरे पर विश्वास से हम इस बिजनेस को चलाते हैं। सच्चाई और एक दूसरे पर विश्वास।
इससे हम इस पूरे बिजनेस को चलाते हैं सर, और इसीलिए मुझे इस बिजनेस से प्यार है, एंड दैट इज द रीजन कि मुझे इस बिजनेस से प्यार है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात सर ये है कि सर इस बिजनेस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ही सफल हुआ जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सर ये है कि इस बिजनेस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ही सफल हुआ जा सकता है और कोई चारा भी नहीं है। इस वजह से भी यहाँ चालाकी और झूठ बोलना खुद को ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हमें पता ही है कि इस बिजनेस में एक दूसरे को सपोर्ट करके ही सफल हो सकते हैं और कोई चारा ही नहीं है। तो अगर झूठ बोलेंगे चालाकी करेंगे तो सामने वाले का नुकसान नहीं होगा उतना जितना हमारा नुकसान होगा। इसीलिए इस बिजनेस में चालाकी और झूठ चलता नहीं है। ठीक है। तो ये सवाल हो गए। इसके अलावा एक सवाल और बचा हुआ है, लास्ट सवाल है आज के सेशन में। इसके बाद ये सेशन एंड होगा, आज का सेशन यहीं पर एंड होगा। ठीक है, लास्ट सवाल है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं कि सर मेरे अपलाइन अगर मेरी डायमंड बनने तक मदद कर देंगे तो मैं जरूर डायमंड बन जाऊंगा। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे अपलाइन अगर मेरी डायमंड बनने तक मदद कर देंगे तो मैं जरूर डायमंड बन जाऊंगा। क्योंकि मुझे तो प्लान नहीं दिखाना है सर, मैं प्लान नहीं दिखाना चाहता हूँ। अगर मेरा अपलाइन हमेशा मेरे साथ रहेगा तो ही मैं इस बिजनेस में सफल हो सकता हूँ। ऐसा कुछ लोग बोल रहे होते हैं, ऐसा कुछ लोग बोल रहे होते हैं। शहनवाज हुसैन सर पूछ रहे हैं कि डायमंड क्या होता है। डायमंड से मतलब है आपकी कंपनी का जो टॉप लेवल है ना, आपकी कंपनी का जो टॉप लेवल है वो टॉप लेवल को बोला जाता है डायमंड। ठीक है, अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रैंक्स होते हैं ना। ठीक है। तो किसी कंपनी में डायमंड बोल देते हैं, किसी कंपनी के अंदर कुछ और बोल देते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपकी कंपनी का जो सक्सेसफुल नेटवर्कर है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। डायमंड का मतलब यह है कि आपकी कंपनी का जो सक्सेसफुल नेटवर्कर है वो जो कम से कम 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो है डायमंड। जिसके नेटवर्क में 10 12 15 20 हजार लोग हैं उसको बोला जा रहा है यहाँ पर डायमंड। ठीक है। तो सवाल ये है कि मेरी अपलाइन अगर डायमंड बनने तक मेरी मदद कर देंगे तो मैं इस बिजनेस में जरूर डायमंड बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो प्लान नहीं दिखाना है और अगर वो हमेशा मेरा साथ देंगे तो मैं सफल हो सकता हूँ। ऐसा कुछ लोग बोल रहे होते हैं। तो ऐसा जो सामने वाला बोल रहा है उसको आपने कैसे हैंडल करना है मैं बताता हूँ। आपने बोलना है कि सर शुरू में मैं भी यही सोचता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे मैं इस बिजनेस की गहराई में जाता गया तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरा अपलाइन भी इस बिजनेस में एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर ही तो है और मैं भी इस बिजनेस में इंडिपेंडेंट ओनर ही हूँ। मेरा अपलाइन भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर है और मैं भी इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ, है ना। यानी देखा जाए तो वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ। सही बात है कि नहीं है। हर व्यक्ति इस इंडस्ट्री के अंदर हर व्यक्ति अपना अपना बिजनेस ही चला रहे हैं। अभी लगभग 186 लोग मुझे इस सेशन में दिख रहे हैं, सब अपना अपना बिजनेस ही तो चला रहे हैं, है ना। यानी अगर देखा जाए तो वो अपना बिजनेस चला रहे हैं और मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, राइट। अब अगर मैं अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ, अगर मैं उन पे डिपेंडेंट हो जाता हूँ तो हो सकता है कि वो कुछ टाइम तक मेरी मदद करके मेरा कुछ नेटवर्क बनवा भी दें। हो सकता है कि आपका अपलाइन आपकी मदद करके आपका कुछ नेटवर्क बनवा भी दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो आपके सामने 2 बड़ी समस्या खड़ी हो जाएंगी। फिर उन्हें बताइए कि अगर आपका अपलाइन आपके लिए टीम बनाएगा ना तो आपके सामने 2 बड़ी समस्या खड़ी होंगी। ये उन्हें बताइए कौन सी 2 बड़ी समस्याएं। नंबर 1, पहली तो ये कि उनकी टीम में तो मेरे जैसे ढेर सारे लोग मौजूद हैं, तो वो अपना पूरा टाइम हमेशा के लिए तो मुझे किसी भी हालत में नहीं दे सकते। पहली समस्या आपके सामने ये खड़ी होगी
कि आपका अपलाइन आपको हमेशा आपको हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अपलाइन की टीम में बहुत सारे लोग हैं, तो उसका टाइम जो है वो सब लोगों में बटा हुआ है। तो आपके सामने पहली समस्या तो ये आ जाएगी, ठीक है, कि वो आपको हमेशा टाइम नहीं दे सकते। हो सकता है शुरुआत में कुछ दिन आपको टाइम दे दें, लेकिन आपको हमेशा टाइम नहीं दे सकते। तो शुरुआत में कुछ टाइम आपका बिजनेस चलेगा, उसके बाद ठप हो जाएगा अगर आपने नहीं सीखा तो, है ना। पहली प्रॉब्लम ये आएगी आपके सामने। दूसरी इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी, दूसरी प्रॉब्लम इससे भी बड़ी है जो आपके सामने आएगी। वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो ये प्रॉब्लम ये है कि, और दूसरी समस्या ये है कि उन पे डिपेंडेंट होने की वजह से मेरी टीम तो बन गई, लेकिन मुझे इस बिजनेस में काम करना नहीं आया। अपलाइन पे डिपेंडेंट होने की वजह से मेरी टीम तो बन गई, लेकिन मुझे इस बिजनेस में काम करना नहीं आया, और ना ही मैं ये सीख पाया कि टीम को बढ़ाना कैसे है। और क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन मैं मेरे अपलाइन से कर रहा था, वही एक्सपेक्टेशन मेरी टीम के लोग भी तो मुझसे करेंगे कि नहीं करेंगे। जो एक्सपेक्टेशन मैं अपने अपलाइन से कर रहा था, वही एक्सपेक्टेशन मेरी टीम के लोग भी तो मुझसे करेंगे कि ये आएगा, यही आग दिखाएगा, यही मेरी टीम बनवाएगा। सो बेसिकली मुझे इस बिजनेस के अंदर करना क्या है? सो बेसिकली मुझे इस बिजनेस में करना ये है कि जब मुझे पता है कि मेरा गले में खराश हो गई थोड़ी सी, नो प्रॉब्लम, मुद्दे पे आते हैं। तो बेसिकली मुझे करना यह है कि जब मुझे पता है कि मेरा अपलाइन इस धंधे का एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो हमारा तरीका क्या होना चाहिए उसे समझिए। जब मुझे पता है कि मेरा अपलाइन इस धंधे का एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो मुझे उनसे धंधे के गुर सीखने हैं, मुझे उनसे धंधे की टेक्निक्स सीखनी है, मुझे उनसे इस बिजनेस को चलाने के जो फंडे हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो सारे फंडे फॉर्मूले सीखने हैं, और जल्द से जल्द इस लायक खुद को बना लेना है कि मैं खुद के दम पे इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर पाऊं। जल्द से जल्द खुद को इस लायक बना लेना है कि मैं खुद के दम पे इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर पाऊं। और फिर जब मेरी टीम बनेगी, तो मुझे मेरी टीम में भी यही कल्चर डालना है कि वो भी मुझ पे डिपेंडेंट ना हो, बल्कि वो भी इंडिपेंडेंट काम करें। यही कल्चर मुझे मेरी टीम में डालना है, ताकि वो भी मुझ पर डिपेंडेंट ना रह के खुद ही अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो कर पाएं। यही तरीका है इस बिजनेस का बड़ा खिलाड़ी बनने का। अगर आपको इस बिजनेस में बड़ा खिलाड़ी बनना है, तो यही इस बिजनेस में बड़ा खिलाड़ी बनने का सही तरीका है। ठीक है। तो ये है वो बेसिक सवाल जो हमने कवर करने हैं। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब अक्सर हमें नहीं मिल पाते, लेकिन ये सवाल को हमने इन सवालों को हमने इस सेशन में इसीलिए इंक्लूड किया ताकि आपका पिक्चर एकदम क्लियर हो जाए। तो आज का जो हमारा जो ये सेशन है, ये यहीं पर एंड हो रहा है। आज के सेशन की पीपीटी अगर किसी व्यक्ति को चाहिए, जो पावर पॉइंट स्लाइड अभी चल रही थी पूरे ट्रेनिंग सेशन के दौरान, अगर ये आप लोगों को चाहिए, तो हमारा जो कॉन्टेक्ट नंबर है 7302962310,